बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं इशाल सुलेमान। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे और यकीनन आपका दिन अच्छा गुजरेगा। और जिस तरह हम कल बता रहे थे, वाटरमेलन ज़रूर खाया करें, वो आप लोगों ने सुबह नाश्ते में ज़रूर खाया होगा। अच्छा, वाह, क्योंकि मैंने आज खाया है। बस ये देख लें कि ये बहुत फ्रेश आपको रखता है। मैंने अभी सुबह ब्रेकफास्ट में सिर्फ ब्रेकफास्ट तो ऑब्वियसली नहीं, अभी टाइम ही नहीं मिल पाता, तो मैंने सिर्फ वाटरमेलन खाया और मैं इतना ताज़ा फील कर रही हूँ, इतना फ्रेश फील कर रही हूँ, एनर्जी भी है। ये इशाल ने जो बात की है ना कि टाइम ही नहीं मिल पाता, ये बड़ी खतरनाक बात है। हम आपके साथ शेयर करते हैं कि आपने अपना मील कोई भी हो उसको छोड़ना नहीं है। खास तौर पे नाश्ते को, ब्रेकफास्ट को आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। आप जितने भी बिजी हैं वक्त निकालें कि जैसे आपने वॉक के लिए वक्त निकालना है, आपने अपने नाश्ते के लिए इशाल वक्त निकालना है। अब हम क्या करेंगे, मैनेज करेंगे किसी भी तरह से। बिल्कुल ऐसे, लेकिन मैं ये कि वॉक कर लेती हूँ, उसको मिस नहीं करती हूँ, लेकिन खाना अक्सर जब मिस हो जाता है पूरे दिन में, हमजा एक मील में ले पाती हूँ और ये मेरे ख्याल में बहुत गलत है ये कि एक मील नहीं, मैक्सिमम 2 मील तो लेने चाहिए, लेकिन मैं फ्रूट्स के साथ कमी पूरी कर लेती हूं। इशाल सिर्फ ये तासुर जो है ना जाहिर करना चाहती है कि मैं तो इतनी फूडी नहीं हूँ। इशाल अच्छी खासी फूडी है और ये पता नहीं क्या एक मील में फिर 3 मील का खा लेती होगी, लेकिन हमने कोई भी मील जो है उसको मिस नहीं करना है और नाश्ता तो लाजमी तौर पर करना है। हमें क्या पता है मुहावरा भी है कोई हमजा इसके ऊपर के जो नाश्ता होता है वो बादशाही होना चाहिए, लंच जो है वो पता नहीं किस तरह का होना चाहिए, मतलब इसके ऊपर वो बनी नहीं है, लेकिन जो नाश्ता कहते हैं वो शाही नाश्ता होना चाहिए, जरा अच्छा होना चाहिए। तो हमारे लाहौरी क्या समझते हैं, शाही नाश्ते को नान पाए और पता नहीं क्या क्या कुछ कुलचे खा रहे होते हैं, तो वो शाही नाश्ता नहीं होता है, हेल्दी नाश्ता होना चाहिए। कभी खा भी लेना चाहिए, ऐसी चीजें खा लेनी चाहिए, लेकिन हमने अपना नाश्ता कभी भी मिस नहीं करना, जिस तरह इशाल ने आज का नाश्ता अपना मिस किया। हम बात कर लेंगे बच्चों के लिए, तलबा के लिए। भाई इम्तिहानात तो होने जा रहे हैं और आप लोग जो सोच रहे थे ना कि शायद इम्तिहानात नहीं होंगे, अब फैसला हो गया कि इम्तिहानात होंगे, लेकिन 10 जुलाई के बाद इम्तिहानात होने जा रहे हैं। 10वीं और 12वीं की हम बात कर रहे हैं, उसको प्रायोरिटी पर जो है बिल्कुल रखा गया है। और हम बता रहे हैं आपको ये भी कि छुट्टियां जो हैं वो ख़त्म होने जा रही हैं। जैसा कि कहा गया था कि 7 जून को स्कूल जो हैं, तालीमी दरसगाहें जो हैं वो खोल दी जाएंगी, तो इसके ऊपर मुशावरत की गई थी कि 7 जून को तातीलात भी इस हवाले से कहा गया कि कम होंगी, छुट्टियाँ कम रखी जाएंगी, क्योंकि बच्चों ने बिल्कुल गर्मियों की जो तातीलात होती थी वो पहले 3 महीने की होती थी, फिर 2.5 महीने की होनी शुरू हो गई, लेकिन अब उनमें कमी की जाएगी मौसम को देखते हुए, और फिर जिस तरह की कोरोना की सूरत हाल है उसको देखते हुए फैसले किए जाएंगे। लेकिन अभी जो ताज़ा खबर है वो यही है कि आपके इम्तिहानात तो लाजमी होंगे, ये आप भूल जाएं कि एग्जाम्स नहीं होने वाले। बिल्कुल ऐसा ही है इशाल, आप ठीक कह रही हो। और अब बात यह है कि आपको मतलब हम देखें ना, बच्चों को कितनी सहूलत मिल गई। हम बचपन में जब हमारे एग्ज़ाम्स होते थे तब यही चाहते थे कि यार काश एग्ज़ाम ना हो, कभी ऐसा नहीं हुआ भाई। लेकिन आप लोगों को आप इम्तिहानात की तरफ जाना है और सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन जो हैं, जो इलेक्टिव्स हैं, वो आप पेपर दे रहे होंगे और उनके भी प्रैक्टिकल्स जो हैं वो आपसे नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि आप तैयारी नहीं कर सके प्रैक्टिकल्स की, इसलिए प्रैक्टिकल्स भी नहीं लिए जाएंगे। अब एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, अच्छा, ट्विटर के ऊपर मैं देख रहा था, शफकत महमूद साहब से। उसने कहा कि जी मैंने मेडिकल में जाना है और हम साइंस सब्जेक्ट्स को देखें तो उसके अंदर तो हम 100% मार्क्स के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन जब हम इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, पाक स्टडीज़ की बात कर रहे होते हैं तो उसमें इतने ज़्यादा नंबर हम स्कोर नहीं कर पा रहे होते। लेकिन फिजिक्स में देखें, केमिस्ट्री के अंदर देखें, मैथमेटिक्स में देखें या बायो के अंदर देखें, अच्छे नंबर आ जाते हैं। तो जो बच्चे रिपीट कर रहे हैं उनके तो नंबर जो होंगे वो वाले भी होंगे और ये भी होंगे, उनका मेरिट तो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। तो उस मामले को किस तरीके से आप एड्रेस करेंगे कि अगर इन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के ऊपर जिनके ऊपर 90% से ज़्यादा नंबर लिए जा सकते हैं, आसानी से अच्छे बच्चे वो ले लेते हैं, तो फिर वो लोग तो बहुत मुश्किल में आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, और इसके लिए जो है वो अब जवाब शफकत महमूद साहब की जानिब से दिया जाएगा, ताकि बच्चों को जो एक टेंशन है, जो एक कैफियत है उनके ऊपर कि किस तरीके से हम अपने मार्क्स मुकम्मल कर पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे, ले पाएंगे, और कैसे हमें आगे प्रमोट किया जाएगा। जो कि कह दिया गया है शफकत महमूद साहब की जानिब से कि आपको एग्जाम्स दिए बिना ग्रेड भी नहीं दिए जाएंगे, आपको कोई इजाफी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, तो फिर वो बच्चे किस तरीके से पास करेंगे, ये उनके लिए मुश्किल टास्क। 40% तक जो है कम कर दिया गया है सिलेबस को। इसको
को स्कूल वाले कैसे देखते हैं, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस कैसे देखती हैं, उन्हीं से जानेंगे क्या ये दुरुस्त है कि इम्तिहानात लिए जाएं लेकिन जो है कम कर दिया जाए जो सब्जेक्ट्स हैं जिस तरह कर दिए गए। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के सदर काशिफ मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। 9वीं और 10वीं के सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के पेपर लिए जाएंगे, क्या आप इस पॉलिसी से इत्तेफाक करते हैं? तालीम कॉन्फ्रेंस में जो फैसले हुए हैं जिसमें शफकत महमूद साहब ने ये फरमाया कि एग्ज़ाम होंगे और अलबत्ता उन्होंने जो सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स हैं उसके हवाले से कहा कि उसमें एग्ज़ाम होंगे, तो जो उसका पहला पोर्शन है एग्ज़ाम होंगे, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, खुशाइंद है। और कम से कम स्टूडेंट को एक क्लैरिटी आ चुकी है कि एग्ज़ाम होंगे। अभी जो कुछ अरसे से मुसलसल ये लग रहा था कि शायद हस्बे मामूल इसमें भी कोई यू टर्न होगा और फिर वो बच्चे जो ऑलरेडी कन्फ्यूज थे, हमारे 50 लाख बच्चा जो है जिसके पास ऑनलाइन की कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं थी, तो चंद स्टूडेंट्स से जिनके प्रेशर के ऊपर पहले भी माजी में हमने देखा कि एग्ज़ाम पोस्टपोन किए, लेकिन इस मरतबा एक बात अच्छी ये हुई है कि उन्होंने एग्ज़ाम को कंफर्म किया कि वो होंगे। और इसमें बच्चों के लिए भी अच्छी बात है कि अब पूरी यकसवी के साथ अपनी तालीम पे और एग्ज़ाम पे तवज्जो देंगे, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो इन्होंने ये फैसला किया है कि उन्होंने कुछ इख्तियारी मज़ामीन और मैथ 9-10 के लिए और इसी तरह फिर वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए भी सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट की हद तक जो कहा है, ये एक ज़्यादती है हमारे उन 50 लाख बच्चों के साथ। अच्छा। देखिए आप एक बच्चे से ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो जो उसके इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं वो या उसके जो कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं वो सब में यकसा महारत रखता हो। ऑब्वियसली उसको रखनी तो चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, लेकिन ये मुमकिन ही नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जो है लैंग्वेज सब्जेक्ट के ऊपर अबूर ज़्यादा अच्छा होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि इलेक्टिव सब्जेक्ट में, साइंस सब्जेक्ट में या मैथ्स में ज़्यादा अबूर रखते हैं। इस स्टेज के ऊपर इस किस्म के इकदाम जो हैं उसकी कतन को ज़रूरत नहीं थी। जब आप एग्ज़ाम SOPs के मुताबिक कर रहे थे तो जहां आपने ये 4 एग्ज़ाम लेने हैं तो वहाँ वो 4 एग्ज़ाम तो मज़ीद भी लिए जा सकते थे। उसमें आपका सिर्फ इंग्लिश रह जाता था, आपका उर्दू था और आपका इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे 2-3-4 सब्जेक्ट्स को फ़र्क पड़ना था। मेरी अब भी ये इस्तदा है कि गवर्नमेंट फौरी तौर पर अपने इस फैसले को रिव्यू करे। इससे हमारे बहुत से बच्चों में अनरेस्ट क्रिएट हुआ है और यकीनन कुछ बच्चे स्कोरिंग उनके सब्जेक्ट होते हैं अगर उनके मिस हो गए और दूसरे सब्जेक्ट जिसमें वो ज़्यादा बेहतर नहीं है तो पैनिक। काशिफ मिर्ज़ा साहब जो बात आप कर रहे हैं बच्चे भी यही बात कर रहे हैं, तो फिर हुकूमत आपके ख्याल से इम्तिहानात की पॉलिसी में क्या बेहतरी ला सकती है, किस तरीके से ला सकती है? एग्जाम के अंदर हुकूमत के पास बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी मौजूद है। पेंडेमिक के अंदर एक उसके लिए एक्सपीरियंस भी है। हमने ये देखा है कि अभी मदारिस में 4 लाख बच्चों का एग्ज़ाम कंडक्ट किया, उन्होंने लास्ट ईयर भी किया है, इस साल भी किया है, SOPs के मुताबिक किया। तो हुकूमत को लेसन लर्न है कि वो उनके अच्छे एक्सपीरियंस से सीखे और यकीनन एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी मौजूद है। हाँ, और ये भी जिस तरह मैंने अभी पहले भी कहा कि हमारे पास बहुत सी चीज़ों के बिल्डिंग्स जो है अवेलेबल हैं, हमारे पास शादी हॉल ऐसे अवेलेबल हैं। हम अगर करना चाहें तो इसको बेहतर तरीके से एग्जाम को कंडक्ट कर सकते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो एग्जाम है ये इसी तरह जिस तरह से आप बोर्ड के एग्जाम कर रहे हैं, इसी तरीके से जो आपके इन हाउस एग्जाम है उसके अंदर भी हम इसमें बेहतरी ला सकते हैं। वो कैसे मुमकिन होगा? वो इस तरह मुमकिन होगा कि हम एक तो अपनी टाइमिंग को रिव्यू करें। जरूरी नहीं है कि हम जो है सिर्फ मॉर्निंग में ही एग्जाम एक ही टाइम करें, इसको डबल या ट्रिपल टाइमिंग में भी हम कंडक्ट कर सकते हैं। एक दिन के अंदर 3 टाइम में हम इनको सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए और SOPs को मेंटेन करने के लिए ये 3 टाइम में एग्जाम कंडक्ट किया जा सकता है। और सेकेंडली इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जुलाई का मंथ जो है जिसमें एग्जाम करने की बात की जा रही है, बड़ा हमारे पाकिस्तान के हवाले से बड़ा एक मुश्किल एक मंथ होता है, जिसके अंदर आपको पता है बरसात भी है, फ्लड सीजन भी होता है, फिर हमारे पास ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है, फिर लाइट का इशू, तो बच्चों के लिए भी थोड़ा इसमें प्रॉब्लम आ सकते हैं। एक तो कोशिश किया जाना चाहिए कि इसको फौरी तौर पर जो है इसको जून ही के अंदर कंडक्ट किया जाए। सेकेंडली हमें इसमें एक चीज़ जो है वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपिंग को छोटा रखा जाना चाहिए और उसके लिए मैंने आपको कहा हमारे स्कूल कॉलेजेस जो है अवेलेबल हैं, हम उसमें तावन करेंगे। आप हमारा टीचर्स भी हम हमसे ले सकते हैं। और वैसे भी गवर्नमेंट ने इसमें तो कहा कि जो इसके लिए आपको ऑब्वियसली वैक्सीनेशन का जो है ख्याल रखा गया, तो जब वो भी हमें खतरा। ठीक है काशिफ मिर्ज़ा साहब, वैसे फर्स्ट शिफ्ट में भी और सेकंड शिफ्ट में भी एग्जाम्स वैसे ही होते हैं आमतौर पर, ऐसे ही सेंटर्स को बनाया जाता है। अभी हमें ये बताएं कि तालीमी साल ये वाला जो है ख़त्म होने से पहले क्या हम 9वीं 10वीं को छोड़ते हुए 11वीं 12वीं को छोड़ते हुए बाकी क्लासेस भी खोल सकते हैं?
वज़रा तालीम कॉन्फ्रेंस की जो मीटिंग हुई है, अगरचे उन्होंने ज़्यादा फोकस जो है एग्ज़ाम के हवाले से रखा है और कुछ चीज़ें ऑलरेडी कुछ सूबों में क्लियर थी, जैसे पंजाब के अंदर ये क्लियर थी कि आप 7 जून से बाकी भी क्लासेस ओपन हो रही हैं। अलबत्ता सिंध के हवाले से और बलूचिस्तान के हवाले से भी बहरहाल ये चीज़ क्लियर हो चुकी थी, लेकिन KP में भी अभी ये कन्फ्यूजन मौजूद थी कि आया 7 तारीख से बाकी भी उनकी क्लासेस ओपन हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसकी वजाहत अगर गवर्नमेंट की तरफ से ज़्यादा बेहतर तौर पर कर दी जाती तो बेहतर था। आल्दो पंजाब के अंदर जो है और बलूचिस्तान की हद तक तो ये वजाहत आ चुकी है कि रेगुलर क्लासेस होंगी और यकीनन जो उसी अगर हम देखें सिनेरियो में तो पूरा पाकिस्तान की बाकी क्लासेस जो हैं हमारी इतला के मुताबिक इंशाल्लाह 7 जून से मुल्क भर की जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं, तदरीस की सरगर्मियाँ हैं वो शुरू होंगी और इसमें ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के मुल्क भर के 2,07,000 जो स्कूल हैं हम अपनी तालीम और तदरीस का सिलसिला बाकायदा तौर पर रिज्यूम करेंगे। बच्चों से भी उम्मीद करेंगे कि वो SOPs का ख्याल रखें, हम अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करेंगे वो SOPs का ख्याल रखें, टीचर इंशाल्लाह इसका ख्याल रखेंगे, हम बच्चों को अवेयरनेस सेशन देंगे और ओवरऑल उसका फ़ायदा पूरी सोसाइटी को होगा। अच्छा काशिफ मिर्ज़ा साहब, अब तो आप देखें तो साथसाथ की वैक्सीनेशन प्रायोरिटी बेसिस पर हो रही है, क्या उम्मीद रखते हैं आप कि जो आने वाला तालीमी साल है वो कितना अच्छा साबित होगा, उसमें कोई रुकावटें तो नहीं आएंगी? जहाँ तक तो टीचर की वैक्सीनेशन करना ये बड़ी अच्छी बात है और इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो पब्लिक स्कूल का है या प्राइवेट स्कूल का टीचर है, तरजीह बुनियादों पे होना चाहिए। क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि टीचर जो हैं वो फ्रंट लाइन के ऊपर फाइट कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा वो सफ़र कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली इनकी तो बहुत ज़रूरत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो दूसरा आपका पॉइंट है कि इससे रुकावट नहीं आएगी, ये शायद कहना जो है कबल इस वक्त होगा या मेरा ख्याल है इसकी हमें बहुत ज़्यादा तवक्को नहीं रखनी चाहिए। उसकी वजह ये है, देखिए माजी में भी हमारे जो स्कूल थे वहाँ से तो रैंडम टेस्टिंग 2 लाख से ज़्यादा हुई। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने NCOC के चेयरमैन असद उमर समेत तमाम वज़रा तालीम ने कहा कि SOPs का भरपूर तालीमी इदारों में ख्याल हुआ है और ये भी कहा कि तालीमी इदारों से रुकावट नहीं फैला। लेकिन हमारा हमेशा तालीम का जो सबसे ज़्यादा डैमेज जो है वो किया गया, सबसे पहले बंद करते थे, सबसे आखिर में खोलते थे, मरहला वाइज खोलते थे और आपने देखा पिछले 2-3 सालों में हमारा तालीम का कितना नुकसान हुआ। और ये इसकी वजह क्या थी? हम चले मान लें अगर फर्स्ट वेव जो थी वो शायद हम गवर्नमेंट को भी नहीं पता था, तैयार नहीं थे हम, लेकिन जो सेकंड और थर्ड वेव थी वो हमारे तमाम हुकूमती और जितने भी जो सियासी कायदीन थी उनकी मेहरबानी से ये कोविड फैला था। परेशान कुन सूरत हाल है, इसमें तमाम हमारी सियासी जमातों को मिल बैठ के सोचना चाहिए कि हमारे लिए सबको मिल बैठ के सोचना चाहिए और साथ करनी चाहिए। काशिफ मिर्ज़ा साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, अब विशाल तुम वैक्सीनेशन का पूछ रही थी कि प्रायोरिटी बेसिस पे लगाई जा रही है। अब तो आज के दिन से 3 जून जुमेरात का रोज़ ये फैसला कर लिया गया था। असद उमर साहब ने ट्वीट भी कर दी थी कि आज से तो 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद जितने भी हैं उनकी वैक्सीनेशन का आगाज़ हो जाएगा। तो आज से आगाज़ हो चुका है। अब तमाम लोग जिनको इजाज़त है वैक्सीन लगवाने की वो पाकिस्तान में जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। लेकिन जो 18 साल यानी कि 19 साल से लेकर 30 साल वाले लोग हैं उन्होंने अभी मैसेज का इंतजार करना है। मैसेज आएगा तो जाना, 30 से ऊपर वाले किसी वक्त भी जा सकते हैं। एग्जैक्टली हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत वज़ीर आज़म इमरान खान के डिजिटल पाकिस्तान के विजन की जानिब तेज़ी से गामज़न कदम है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में तमाम टेक्स्ट बुक्स जो हैं उनको ऑनलाइन कर दिया है, बल्कि तालीम से वाबस्ता डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ इश्तराक करके तलबा अब घर बैठे ऑनलाइन वीडियोज़ लेक्चर से भी इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। हाँ जी, इस्तेफादा कर सकेंगे और ये बहुत अच्छी बात है। वैसे तो डिजिटलाइजेशन की बात की जाए उसका अमल तहरीक इंसाफ के लिए नया नहीं है। हम गुज़श्ता माह देख रहे थे कि 25 मई को मुल्क की तारीख में पहली मरतबा वफाकी काबीना का जो इजलास था वो भी डिजिटल तरीके से मुनक्किद हुआ था। पेपरलेस था, बिल्कुल पेपरलेस था। वो काबीना की मीटिंग थी और पिछले साल की अगर हम बात करें ना, काबीना के इजलासों के लिए 31 लाख पेपर्स इस्तेमाल किए गए। ओह माय गॉड, यही नहीं है, इस्लामाबाद के 200 स्कूलों को गूगल क्लासरूम के साथ भी कनेक्ट कर दिया गया है। इस वक्त तमाम वजारतों को डिजिटल करने का मंसूबा भी ज़ेर तकमील है, जिससे न सिर्फ शफाफियत आएगी बल्कि काम की रफ्तार में भी हम देखेंगे कि इजाफा देखने को मिलेगा। और महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए तलबा को इम्तिहानात की तैयारी करवाने के लिए एक ऐप तैयार कर ली। और वज़ीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा शहराम खान तरकई कहते हैं कि जी कि नून नामी ये कंपनी है जो महदूद कोर्स की तैयारी करवाएगी और ऑनलाइन कोर्स रिकॉर्ड भी ऐप पर मौजूद होगा। तलबा ऐप से फ्री ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। क्या बात है, हमें मतलब इस तरफ बढ़ना है, हमें जाना है इस तरफ, इन चीज़ों की ज़रूरत है। इसी चीज़ के लिए तो परेशान थे कि हमारे बच्चे आखिर तालीम जो है उसका जो हर्ज हो रहा है वो उसको पूरा किस तरह से कर पाएंगे। तो जब हर चीज़ आपको घर पे बैठे मिल रही होगी तो तालीम का हर्ज किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है। बात कर लेते हैं, हमारे साथ शहराम तरकई मौजूद हैं। शहराम तरकई साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर बहुत अच्छी खबर है, खैबर पख्तूनख्वा की तमाम टेक्स्ट बुक्स को डिजिटल होने जा रही हैं, इनको किया जा रहा है।
कितना वक्त लग जाएगा या फिर अब तक हो चुकी हैं, ये हमें बता दीजिएगा। इसकी अहमियत और तलबा को फ़ायदा कितना होगा, ये भी बताइएगा। शुक्रिया जी। टेक्स्ट बुक बोर्ड खैबर पख्तूनख्वा को बिल्कुल मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, उसको टोटल ऑटोमेट किया जा रहा है इंशाल्लाह। एक तो इंटरनल उनके सारे प्रोसेस ऑटोमेट हो जाएंगी, दूसरा मैंने उनको ये इंस्ट्रक्शन दी है और वो उस पर इंशाल्लाह काम कर रहे हैं कि टेक्स्ट बुक बोर्ड जो हमारे जो हमारा करिकुलम है, जो हमारा कंटेंट है, उसको डिजिटली प्रोवाइड किया जाए ऑनलाइन। तो किसी बच्चे के पास किताब ना हो या कोई ऐसी जगह में हो कि वो ऑनलाइन उसको देख सके या प्रिंट आउट ले सके, तो बिल्कुल उसकी अवेलेबिलिटी होना ज़रूरी है। तीसरी जो हमने उनको हिदायत की है कि हमारा जो डिजिटल जो कंटेंट है उसको डिजिटल कंटेंट के तौर पे उसको सारे कंटेंट को इंट्रोड्यूस किया जाए और उसको इंटरेस्टिंग बनाया जाए, तो ताकि जो हमारा जितना करिकुलम है और उसमें जितनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और करिकुलम है उसको डिजिटाइज किया जाए और उसको क्रिएटिव किया जाए, ताकि बच्चों को उसको आसानी में, टीचर्स को समझने में आसानी हो और बच्चों को समझने में आसानी हो। तो एक नई चीज़ है, ऑटोमेट कर रहे हैं इंटायर के बोर्ड को इंशाल्लाह, उनके सारे प्रोसेस को, करिकुलम को भी इंशाल्लाह। तरक़ई साहब, हम देखते हैं कि किसी भी बुक को पब्लिश करते वक्त काफ़ी पेपर का इस्तेमाल होता है। टेक्स्ट बुक डिजिटल होने से हुकूमत का कागज़ की मद में कितना खर्च बच सकेगा? देखिए, किताब तो हम फिर भी देंगे लोग बच्चों को, क्योंकि किताब का अवेलेबिलिटी तो मस्ट है, क्योंकि हर बच्चे के पास स्मार्टफोन नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है। लेकिन ये एक एडिशनल रिसोर्स है या एडिशनल फैसिलिटी है उन बच्चों के लिए जिनके पास टेक्नोलॉजी है, अवेल कर सकते हैं। तो उस हिसाब से है, तो फिर बुक्स भी होंगी और डिजिटल जो कंटेंट है ये एक फैसिलिटी हम बच्चों को और टीचर्स को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है शहराम तरक़ी साहब, ये बताइएगा, नून पाकिस्तान के साथ आपकी हुकूमत का क्या मुआहिदा हुआ है? इसके ज़रिए तलबा को क्या क्या सहूलियात मिल सकेंगी इस ऐप के ज़रिए? नून जो के साथ जो एग्रीमेंट कल हुई है उसमें बेसिकली हमारा उनका ये है कि जो हमारे एग्जाम्स होने जा रहे हैं, जो 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, जो कि मिनिस्टर्स की मीटिंग में हमने डिसाइड किया कि उनका जो भी कोर्स है, तो वो एक तो ये कि एग्जामिनेशन बोर्ड्स के साथ उनको हमने बताया कि एग्जाम पेपर कैसे सेट होता है और किस किस्म के पेपर्स आते हैं, तो वो बच्चों को समझाएंगे कि पैटर्न क्या होगा, तरीक़ेकार क्या होगा। दूसरी बात ये कि जो करिकुलम जो हमने शॉर्टन किया है या जो उसको हमने कोविड की वजह से हमने करिकुलम को, सिलेबस को हमने कम किया है, उसी सिलेबस में वो बच्चों को पढ़ाएंगे 1 महीने इंशाल्लाह या 1.25 महीना जितना भी है, 3 से दोपहर 3 बजे से लेके रात 10 बजे तक सेकंड टाइम वो क्लासेस होंगी ऑनलाइन। वो फैसिलिटी उन लोग बच्चों के पास हो सकती है जो समझना चाहते हैं ऑनलाइन, जबरदस्त उनके केपी के टीचर को हायर करते हैं और केपी के तरीक़ेकार के मुताबिक यहाँ का कंटेंट वो पढ़ाएंगे 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को इंशाल्लाह। तो उससे बच्चों को फ़ायदा होगा समझने में, एग्ज़ाम की तैयारी में। अच्छा तरक़ई साहब, ऑनलाइन लेक्चर्स हो गए, वीडियोस हो गए, इनमें सिलेबस को किस तरीके से कवर किया जाएगा और तलबा के लिए इम्तिहान की तैयारी में किस कदर मुआवन साबित हो सकेंगी? देखिए, अभी तो हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं होगी एक लिहाज से, क्योंकि ये फैसिलिटी पहले इतनी ज़्यादा अवेल नहीं की गई और स्कूल्स के लेवल पे 12th ग्रेड तक तो बिल्कुल इतनी खास नहीं यूटिलाइज। जब जो बड़े स्कूल हैं, जो एक्सपेंसिव स्कूल्स हैं, उसमें शायद इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में इतना नहीं है, या प्राइवेट भी जो कम फीस वाले हैं तो नहीं होती। तो एक एडिशनल फैसिलिटी है, एक एडिशनल रिसोर्स है, एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए कि ऑनलाइन वो जा सकते हैं, लेक्चर्स अपनी मर्जी के देख सकते हैं, आसान वर्ड्स में उनको टीचर्स जाके समझाएंगे और वो समझ सकते हैं। उसमें क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं, क्विज भी होता है और उसमें उनकी जो लेक्चर्स होते हैं वो भी आते हैं। तो एक बेहतरीन स्टेप है टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग फॉर द एग्जाम्स जो हमारे बच्चों के जो 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्जाम्स आ रहे हैं। हमारी खैबर पख्तूनख्वा की एलिमेंट्री सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट की और मेरी हुकूमत की ये प्रायोरिटी है कि हम अपने बच्चों को जितना कम टाइम में, क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी टाइम ज़ाया हुआ इनका, कि कम टाइम में वो किस तरीके से ज़्यादा इनके लिए फैसिलिटीज़ और रिसोर्स प्रोवाइड करें ताकि वो बेहतर तरीके से जिसको जिस तरीके से भी आसानी हो
वो समझ सके और अच्छे एग्जाम दे सके। तो गुड लक, मैं होपफुल कि इससे बड़ा फायदा होगा बच्चों को। ठीक है शहराम खान तरकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे, बहुत ही अच्छा मंसूबा है। और हम फासलाती जो है तालीम की भी अब बात करते हैं, ऑनलाइन तालीम की बात करते हैं। कई बच्चे मेरा ख्याल है इससे वो भी फ़ायदा उठा सकेंगे जो स्कूल्स में नहीं जा सकते हैं। खासतौर पर हम बच्चियों की बड़ी तादाद देखें तो वो स्कूल नहीं जा पा रही होती हैं, तो तालीम हासिल कर पाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात है। इसका दायराकार मज़ीद अगर बढ़ा दिया जाए, वो बच्चे जो स्कूल में एनरोल नहीं होते उनको इसमें शामिल करके उनको भी तालीम दी जाए और उनको प्राइवेटली इसमें शामिल कर लिया जाए, तो बहुत अच्छी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन इलाकों में स्कूल नहीं है, बच्चियों के लिए स्पेशली वो स्कूल नहीं जा पाती हैं या घरों को संभालना होता है उन्हें, वो नहीं जा पाती हैं। ऐसे बहुत सारे इलाके ऐसे मौजूद हैं, ऐसे बहुत सारे घराने मौजूद हैं, तो उनके लिए एग्जैक्टली उनके लिए ये बहुत ही अच्छा फैसला है जो किया गया है। और उनसे मतलब मेरे ख्याल में बहुत ही फ़ायदा हासिल होगा। आपने ऑनलाइन तालीम हासिल की, फिर ऑनलाइन आपने इम्तिहानात दिए और फिर आपके घर में डिग्री आ गई, कितनी अच्छी बात है। और आपको एक उसके लिए क्या ज़रूरी है? ज़रूरी यह है कि एक ऐसा प्रोसीजर मौजूद हो और ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद हो जिस पर सब बोर्ड्स भरोसा भी कर रहे हों और उस तक आपकी ईजी एक्सेस होगी। फिर इंटरनेट हमें चाहिए होगा उसके लिए और उसकी रसाई जो है लोगों तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। हमने इस पर भी रिपोर्ट दी थी कि इंटरनेट के पाकिस्तान में क्या हालात हैं। हम मतलब कैसे कई ऐसे इलाके देखें जहाँ पर बिजली जाती है तो साथ ही इंटरनेट भी चला जाता है, कनेक्शन भी चला जाता है। तो खैर ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इक़दाम जब उठाए जाएंगे तो बेहतरी आती चली जाएगी। हम यहाँ पर एक बिल्कुल ब्रेक लेंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। हम वापस आ चुके हैं और हम बात करते हैं कि हुकूमती मुआशी इस्तेहकाम की, तरक्की की। तो जितने भी दावे हैं वो अभी तक सिर्फ हमें दावे ही नज़र आते हैं। वो सब दावे जो हैं उस वक्त बेकार हो जाते हैं जब तक आवाम को महंगाई के बेकाबू जिन से छुटकारा नहीं मिल जाता या फिर उनको उसके फ़वाइद जो हैं वो मिल नहीं जाते। जितने भी मुस्बत आशारियाँ हैं, जितने भी मुआशी इस्तेहकाम की बातें हैं, वो जब तक समरात आवाम तक नहीं आते तो फिर तब तक वो दावे के दावे ही हैं। मामला यही है कि जो वज़ीर आज़म साहब समझाते थे कि जी पिछली गवर्नमेंट ने ये चीज़ें की, वो आवाम को समझ नहीं आ रही होती थी। वो कहते थे कि जी कि इतना है हमारी चीज़, हम घर में इतनी चीज़ लेके आते थे, अब हमारा बजट जो है वो बहुत ज़्यादा तंग हो जाता है, हमें ज़्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं, कम चीज़ें आ रही होती हैं, तो बजट आने वाला है। तो वो लोग सवाल यही कर रहे हैं कि अगर मुआशी आशारिये बेहतर हो रहे हैं तो फिर हमारी ज़िंदगियों पर उसके असरात क्यों नहीं आ रहे, फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा, मुस्बत तब्दीली हमारे किचन के अंदर क्यों नहीं आ रही, खाने पीने और रोज़मर्रा इस्तेमाल की आम अशिया की कीमतें आसमान से बातें क्यों कर रही हैं और हुकूमती रिट हमें कहीं पर बाज़ारों में नज़र क्यों नहीं आ रही। बिल्कुल ऐसा ही है। इदारे शुमारियात के मुताबिक अगर हम देखें तो मुल्क में मई के महीने में महंगाई की शरह 10.9% रही है और इदारे शुमारियात के मुताबिक ही रवां माली साल जुलाई तक मई के दौरान महंगाई की औसतन शरह 8.87% रही है। मई के महीने में हम देखें तो जिन अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ उनमें मुर्गी की कीमत में 16.87% था, फिर फल है जिसमें 10.54%, गंदम का आटा था 9.75%, इसी तरह गोश्त है 4.68% महंगा हुआ है जो कि बहुत ही रिकॉर्ड महंगाई थी। कुछ चीज़ों में कमी भी हुई है, कीमतों में कमी, जैसे टमाटर है, प्याज है, अंडे हैं, दाल माश है, दाल चना है, दाल मूंग है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि एक साल में चिकन जो है 59.57%, अंडे 54.96 और जो मस्टर्ड ऑयल है 30.75% महंगे हुए हैं एक साल में। अगर हम फ्यूल की बात करें, मोटर फ्यूल की और बिजली के नरखों की बात करें तो वो भी अगर हम बात करें 25.34 और 21.83% इजाफा उनमें भी हो चुका है। अब सवाल यही है कि अगर मुस्बत आशारिये हैं, हम तरक्की कर रहे हैं, तो फिर कितना वक्त लग जाएगा या फिर इन चीज़ों को आपस में नथी करना ही बहुत बड़ी ज़्यादती है। यही हम समझने की कोशिश करेंगे। माहिर मुआशियात ज़ीशान मर्चेंट साहब हमारे साथ मौजूद है। ज़ीशान साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, जब हम बात करते हैं कि आशारिये बेहतर हो रहे हैं, हुकूमत उसका क्रेडिट भी ले रही है, तो जब आवाम क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि हमारी ज़िंदगियों पर फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है, हमारा किचन जो है हमारे लिए आसान क्यों नहीं हो रहा, क्या ये सवाल बनता भी है या नहीं बनता अभी? वालेकुम सलाम जी, गुड मॉर्निंग टू यू टू ऑल। देखें, चीज़ें जिस तरह से सब नज़र आ रही हैं कि जो हम फिगर बहुत देख रहे हैं उसमें ये नज़र आ रहा है कि जी हर चीज़ फ़िलहाल इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही है। आप ये देखेंगे कि आपका जो है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, आपकी इस साल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बहुत अच्छी हुई है, इस साल कॉटन के अलावा इस साल आपकी जो है
सीमेंट सेक्टर ने बड़ा ग्रोथ किया है इस साल, आपका फर्टिलाइजर सेक्टर ने बड़ा रिकॉर्ड सेल किया है इस साल आपकी, यानी जो एज फार एज जो इकोनॉमी के नंबर्स जो मेजर करने की जहाँ तक बात करते हैं हम, कि जिससे नज़र आता है कि पाकिस्तान जो है वो रिकवरी मोड में है, वो यकीनन नज़र आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से अभी आपने जो फिगर्स बताए, ये भी एक तुर्श हकीकत है कि हमारे पास जो हम देख रहे हैं कि फूड इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, फूड इन्फ्लेशन पे हम काबू नहीं रख पा रहे हैं। और इसकी जो प्राइम जो वजह नज़र आती है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो लैक ऑफ पॉलिसीज है, लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है, फार्म टू मार्केट एक्सेस नहीं है, इसी तरीके से जो है आपकी जो प्राइस कंट्रोल की जो आपकी अथॉरिटीज है वो इफेक्टिवली काम नहीं करती, और कहीं ना कहीं प्रॉफिटेरिंग भी है, और जो लोग जो बीच में मुनाफाखोरी करते हैं वो भी शामिल है। तो ऑब्वियसली इस वक्त जो फोकस या विजन जो हम गवर्नमेंट की तरफ से बयानियां सुन रहे हैं वो यही है कि हम पहले रिकवरी फेज में थे, हम स्ट्रेंथनिंग कर रहे थे, अब रिकवरी मोड में है, और अब जो है सारी प्राइस एस्केलेशन को रोकने की जो बातें कर रहे हैं, जिस तरह से फाइनेंस मिनिस्टर साहब को जो टास्क दिया हुआ है इस साल बजट के लिए, उसको दिया हुआ है कि जी आम आदमी को मजीद टैक्सों का बोझ ना पड़े और महंगाई को जो है वो कम करना है, उसकी तरफ सारा का सारा फोकस अब नजर आ रहा है कि जिसकी तरफ तो मर्चेंट साहब फिर जो महंगाई है इसको फौरी तौर पर कंट्रोल करने के लिए हम वैसे तो कह रहे हैं, जैसे कि बात आप भी कर रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि मुस्बत आशारिये नज़र आ रहे हैं, मौशे इस्तेहकाम है, लेकिन उसके जो समरात हैं उसको ट्रांसलेट होने में कितना वक्त लग जाएगा, और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या शरह सूद बढ़ाना बेहतर रहेगा? क्या उससे महंगाई कंट्रोल हो पाएगी, आवाम को कोई फ़ायदा हो पाएगा? लेकिन शरह सूद बढ़ाने से तो महंगाई कंट्रोल नहीं होगी, महंगाई और बढ़ जाएगी, क्योंकि जितने भी बिजनेसेस हैं इस वक्त जो एक रिकवरी आपको नजर आ रही है, वो रिकवरी इसलिए नजर आ रही है कि टर्फ फाइनेंसिंग पिछले साल जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्टेट बैंक के तवज्जुह से 2 ट्रिलियन रुपीस की थी, जो आपकी 5% जीडीपी की है। इसी तरीके से अगर आप बात करते हैं एसएमई सेक्टर, तो एसएमई सेक्टर को अब 6% पे फिक्स लोन दिया जा रहा है 10 साल का, और अगर आप इसको बढ़ाने की बात करेंगे तो ऑब्वियसली ये बिजनेसेस दोबारा से नहीं चल पाएंगे, या जो इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी। तो ये तो मेरे नहीं ख्याल के इंटरेस्ट कॉस्ट को बढ़ाना चाहिए। अलबत्ता ये जरूर करना चाहिए, जैसे आपने कहा कि कितना वक्त लगेगा, मैं ये समझता हूँ कि 4 से 6 महीने में चीज़ों का इम्पैक्ट यकीनन नजर आना चाहिए। अदरवाइज ये जितने भी दावे होंगे गवर्नमेंट की तरफ से कि हम कंट्रोल कर रहे हैं और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, मेरे ख्याल से वो गलत होगी, क्योंकि आपको बोल्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जैसे मैंने कई दफ़ा शौकत तरीन साहब को ये कहते हुए सुना है कि हम जो है स्टॉक अपने पास रखना शुरू करेंगे, गवर्नमेंट एक्सेस देगी, और जहां भी शॉर्टेज होगी वहां फ्लड कर देंगे मार्केट को, ताकि वो जो लोग मुनाफाखोरी करते हैं या जो लोग अपने पास पर्सनल स्टोरेज करके और फिर जैसे डिमांड बढ़ती जाती है, क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि जितनी आप डिमांड करेंगे, फॉर इंस्टेंस अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आपने अंडे की कीमतों की बात की, अगर हम नॉर्मल एक हाउस होल्ड की बात करते हैं तो हम जब भी बाजार जाते हैं तो हम अपनी जरूरत से ज्यादा खरीद लेते हैं कि यार 2-4 दिन का एक्सेस खरीद लेते हैं, तो वो चीज है डिमांड को ज्यादा क्रिएट करता है। अगर हम अपनी डिमांड के हिसाब से खरीदेंगे तो मेरे ख्याल से जो सप्लाई साइड है उसकी एक सप्लाई चेन जो है ना, सप्लाई साइड वो नॉर्मल रहेगी। होता ये है कि हम सब लोग ये सोच रहे होते हैं कि 2-3 वजह होती हैं कि जो बड़े लोग, बड़े यानी जो मिडिल क्लास से ऊपर वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि यार 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते का स्टॉक खरीद कर रख लो ताकि बार बार मार्केटों में ना जाना पड़े, और उसकी वजह से ओवर बाइंग होती है, डिमांड जो है ज्यादा क्रिएट होती है। अगर हम डिमांड साइड को थोड़ा सा मैनेज कर लें और सप्लाई साइड को थोड़ा पंप कर लें तो यकीनन कोई वजह नहीं है कि महंगाई नीचे आएगी। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का फोकस अब नजर आने लगा है इस वक्त कि ये इनकी इंटायर जो इस वक्त जो अपनी मशीनरी है वो उसको महंगाई को खास तौर पे इन्फ्लेशन को कम करने के पीछे लगे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। ज़ीशान मर्चेंट साहब, हमें ये बताइएगा, जब से शौकत तरीन साहब आए हैं एक उम्मीद भी बन गई है सबको, क्योंकि वो बार बार उन मसाइल की तरफ जो है निशानदेही कर रहे हैं कि जो वज़ीर ख़जाना की तरफ से सुनते हुए अच्छा लगता है आवाम को कि अच्छा हम जो हैं महंगाई की शरह नहीं बढ़ा रहे होंगे, हम लोगों पर टैक्स के जो मामलात हैं वो मज़ीद सख्त नहीं कर रहे होंगे, और फिर उनकी जो काविशें हैं जितना अरसा हो गया उनको आए हुए, आप देख रहे हैं कि उसके भी कुछ समरात जो हैं अगले बजट में आवाम को मिल रहे होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो अभी बजट आने वाला है यकीनन इसमें रेवेन्यू के टारगेट्स तो पिछले साल से ज्यादा ही हैं, और जब अगर IMF की बात की जाए तो हमने 6000 बिलियन का जो है टारगेट, यानी जो 6 ट्रिलियन रुपीस का रेवेन्यू टारगेट है वो उनसे
मोर और लेस एग्री किया हुआ है। जो कल मैं खबरों में देख रहा था कि वो तकरीबन 124 बिलियन से जो है थोड़ा सा नीचे करके 5,800 पे लेके आने की बातें हो रही हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अभी हमारे मुल्क में इस साल का जो टैक्स का टारगेट है वो जो है तकरीबन 4,700 बिलियन के करीब है, कि जो कि अगर अचीव हो जाता है तो एक बहुत बड़ी बात है। पिछले साल से जो इस साल की ग्रोथ टैक्स रेवेन्यू में नजर आ रही है वो तकरीबन 18% के करीब है, और अभी हम 4,000 बिलियन के टारगेट को हमने पहली दफा क्रॉस किया। तो मैं समझता हूँ बहुत एम्बिशियस टारगेट है। ये सिर्फ उसी वक्त अचीव होने की पोजीशन में हम होंगे कि जब हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी और हमारी लोकल इंडस्ट्री जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या कंस्ट्रक्शन सेक्टर चलेगा, क्योंकि आपका सर्विसेज सेक्टर ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा परफॉर्म कर रहा है और ईयर ओवर ईयर उसने हमेशा अच्छा परफॉर्म किया है। जो परफॉर्म करने वाले सेक्टर्स हैं, जैसे अब इमरान खान साहब ने जो कंस्ट्रक्शन की स्कीम लाए हुए हैं, अगर वो चल पड़ती है अच्छे तरीके से तो मैं समझता हूँ कि चांसेस हैं कि ये जो रेवेन्यू है वो कलेक्शन हो जाएगा। इसके साथ साथ जो अब इस वक्त मैं ये देखना चाहता हूँ शौकत तरीन साहब की तरफ से कि वो इस बजट में गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को किस तरह से कंट्रोल करते हैं, गवर्नमेंट जो ओन अपने खर्चे हैं उनको कैसे कम करते हैं। क्योंकि जैसे बात करें कि पीएसडीपी में चाहे वो ज्यादा खर्च करेंगे तो ऑब्वियसली उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो लोगों की माशी हालत बेहतर होगी और इसकी कुव्वत खरीद भी बेहतर होगी। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये बजट में खर्चों पे कंट्रोल करने का कोई अगर हमें वाज़े अंदाजा मिलता है और रेवेन्यू को जो है मजीद कोई नए टैक्सेस ना लगा के अचीव करने वाली बात नजर आती तो मैं समझता हूँ कि बेहतरी नजर आना चाहिए और आएगी। बिल्कुल ठीक है, बेहतरी नजर आनी चाहिए और आएगी। बहुत शुक्रिया आपका ज़िशान मर्चेंट साहब, पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और मुआशी अशारियों की जब भी हम बात करते हैं तो वो अब हमें मुस्बत बताए भी जा रहे हैं, कुछ नज़र भी आ रहे हैं। बस आम आदमी का जो सवाल है हम उम्मीद करते हैं कि उस सवाल का जवाब उसको मिल पाएगा। जिस तरह से मर्चेंट साहब कह रहे थे ना हमजा के 5-6 महीनों तक अगर बाकी अशारिये मुस्बत हैं या फिर मुआशी इस्तेहकाम देखने में आ रहा है तो उसके समरात अवाम तक 5 से 6 महीने में ट्रांसलेट हो जाने चाहिए, और अगर नहीं होते तो फिर इसका मतलब ये है कि जो अशारिये मुस्बत कहा जा रहा है वो सिर्फ फेक खबरें ही हैं। तो देखते हैं 5 से 6 माह तक आवाम को कितना रिलीफ मिल सकता है। एक पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन करती चली जा रही हैं और माशाल्लाह बहुत मेहनत कर रही हैं, तो इसलिए बहुत तरक्की करती जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। बैडमिंटन प्लेयर हैं माखूर शहजाद की देरीना ख्वाहिश पूरी हो गई है, उन्हें टोक्यो ओलंपिक्स में शिरकत का परवाना मिल गया है और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के एलामी के मुताबिक बैडमिंटन प्लेयर माखूर शहजाद को टोक्यो ओलंपिक्स में इन्विटेशनल प्लेस मिल गई है और वो ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी और पहली खिलाड़ी होंगी जो बैडमिंटन में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही होंगी। माहूर शहजाद का कहना है कि ओलंपिक्स में शिरकत का ख्वाब पूरा हो गया। हमारे साथ प्रोग्राम में वो जो पहले आई थी उन्होंने ये बात की थी कि मेरा ख्वाब है कि मैं ओलंपिक्स में जाऊं। अल्लाह ने उनका ये ख्वाब पूरा किया और ख्वाब पूरे तभी होते हैं जब आप मेहनत कर रहे होते हैं और जब टोक्यो ओलंपिक्स में सब्ज़ लाली परचम वो बुलंद कर रही होंगी तो क्या ही बात है, हमें कितनी खुशी हो रही होगी। और उनका जो हौसला है, उनका अज़्म है, वो माहूर से बात करते हैं। माहूर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम माहूर, आप खैरियत से हैं? आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने बहुत मेहनत किया और उसका समर पूरे पाकिस्तान को मिल रहा है। जी बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैसा फील कर रही हैं? हम तो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। पहले हमें ये बताएं और अब कैसी तैयारी मज़ीद हमें करनी पड़ेगी ताकि ओलंपिक्स के अंदर हम सब्ज़ लाली परचम लहराते हुए और जीत के वापस आएँ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी और हर एक स्पोर्ट्स पर्सन की तरह मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी कंट्री को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करूं और इंशाल्लाह वो ख्वाब पूरा होने जा रहा है। और मेरे काफ़ी मैं मेहनत तो कर रही थी। अभी जैसे रमज़ान गुजरा है तो उसमें भी मैंने अपनी कोई भी एक दिन भी ट्रेनिंग का नहीं छोड़ा। मैं इफ्तारी से पहले ट्रेनिंग कर रही थी, हालांकि इतनी गर्मी होती थी लेकिन फिर भी मैंने अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखी और अभी भी मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ। और अभी जो 1 मंथ का गैप है अभी ओलंपिक्स में, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपनी ट्रेनिंग को और बढ़ाऊँ और मज़ीद अच्छे से ट्रेनिंग करूँ। अच्छा माखूर, जैसे कि बहुत सारे खिलाड़ी होंगे, बड़े बड़े प्लेयर्स उसमें आएंगे, कितनी पुराज़्म है कि सब हलाली परचम लहरा कर ही आऊंगी, मैं जीत कर ही आऊंगी, क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर होंगे वहां पर मौजूद होंगे। जी बिल्कुल, वर्ल्ड के टॉप 41 प्लेयर्स खेलेंगे ओलंपिक्स में और आपका पहला भी मैच किसी टॉप के प्लेयर से आ सकता है। मेरी तैयारी इस बार फ़िलहाल इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि जैसे आपको पता है कि कराची में तो लॉकडाउन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे जितने भी बैडमिंटन कोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं वो सारी बंद हैं। तो मैं तो शुक्र करती हूँ उनका क्रिक क्लब वालों का कि जिन्होंने मुझे स्पेशल परमिशन दी खेलने के लिए। तो वहाँ पे मैं सिर्फ कोच जो इमरान होते हैं उनके साथ खेल रही होती हूँ, तो इससे मुझे ये डिसएडवांटेज हुआ है कि मुझे दूसरे लोगों से खेलने का मौका नहीं मिला।
तो इस लिहाज से जो मेरा मैच टेम्परामेंट या मैच एक्सपीरियंस होता है खेलने का वो इतना नहीं है इस बार। तो फैमिली सपोर्ट कितनी ज़्यादा है आपके साथ माखूर? फैमिली सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे साथ शुरू से है। मेरे जो पापा हैं उनको स्पोर्ट्स से काफ़ी ज़्यादा लगाव है, तो इसीलिए उन्होंने जब मैं 11 इयर्स की थी तो उन्होंने इसलिए हम लोगों को बैडमिंटन खिलाना शुरू किया, मुझे और मेरी बड़ी बहन को। तो सुबह में पापा ट्रेनिंग कराते थे, शाम में जो कोच होते थे उनसे खेलते थे। और फिर 13 इयर्स में मैंने फ़र्स्ट टाइम जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया और 13 इयर्स में मैं अंडर 19 की नेशनल चैम्पियन बन गई। और पापा इसी तरह मेरे साथ टूर्स पे भी साथ रहे हैं। फिर उन्होंने मुझे सुबह में ट्रेनिंग भी कराई और अभी भी मैच देखने के बाद कुछ भी जो डिस्कशन होती है मैं पापा के साथ करती हूँ और फिर हम लोग प्लान करते हैं कि ट्रेनिंग कैसे करनी है। और मामा की भी शुरू से सपोर्ट है, वो मेरी डाइट का ख्याल रखती हैं, रूटीन का ख्याल रखती हैं और फिर ऑब्वियसली मेरे मैचेस के लिए दुआएं भी करती हैं। अच्छा ठीक है माहूर, हम बैडमिंटन को जब देखते हैं तो हम लड़कियों को ये देखते हैं कि वो सिर्फ घर में उसको चिड़ी छिक्के के नाम से थोड़ा सा खेल लिया। फिर हम लड़कों को भी देखते हैं तो वो बस थोड़ा सा खेल के क्रिकेट की तरह इसको आगे लेकर नहीं चल रहे होते या फुटबॉल की तरह। आप क्या देखती हैं कि सिर्फ इसको घर तक महदूद कर देना या गली तक महदूद कर देना, उसके बाद आगे जाके ना खेलना, बचपन में ज़्यादा खेलना, इस ट्रेंड को हम कैसे बदल सकते हैं? और आपके ओलंपिक्स में जाने में आप समझती हैं कि कुछ बेहतरी आएगी, इसमें लड़कियाँ भी कुछ आगे आएंगी? जी बिल्कुल, जो बैडमिंटन है इज़ द सेकंड फेमस स्पोर्ट आफ्टर फुटबॉल इन द वर्ल्ड। तो बहुत लोग खेलते हैं लेकिन फिर उसको वो फन लेवल पे ही खेलते रहते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो इसको प्रोफेशनल लेवल पे कंटिन्यू रखते हैं। और हमारी जो यंग जनरेशन है मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि मतलब बैडमिंटन में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। यही नहीं कि क्योंकि हमारे पे यहाँ पे परसेप्शन है पाकिस्तान में कि स्टडीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी से आपने अपना करियर बनाना है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। बैडमिंटन में भी टीम्स होती हैं, यहाँ पे भी वापडा है, नेशनल बैंक है, मैं वापडा को रिप्रेजेंट करती हूँ। तो अगर आप बैडमिंटन को एज अपना करियर परस्यू करते हैं तो आप यहाँ से भी मतलब इनकम ले सकते हैं। और हम लोग अपनी यंग जनरेशन का इंटरेस्ट इसी तरीके से डेवलप कर सकते हैं कि हम जितना ज़्यादा हो सके हमें अपने जो नेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स हैं वो दिखाने चाहिए ताकि लोगों का इंटरेस्ट बढ़े। और जैसे आप अभी मैंने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है और आई एम द फर्स्ट पाकिस्तानी बैडमिंटन प्लेयर टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स। और जितना मीडिया इसको हाईलाइट करे तो डेफिनेटली इस तरह और भी लोग होंगे जो देख रहे होंगे और उनका फिर इंटरेस्ट बैडमिंटन में डेवलप होगा और वो ज़रूर बैडमिंटन को कंटिन्यू करेंगे। विश यू गुड लक। हम आपको सिर्फ आप नेक तमन्नाएं दुआएं दे सकते हैं कि आप ओलंपिक्स में जाएं और वाकई आप वहाँ पर एक शानदार खेल पेश करें और जीत कर आएं। बिल्कुल जीत के आएँ। और माहूर, एक चीज़ आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि वो शेर है कि ये नहीं देखते कितनी है रियाजत किसकी, लोग आसान समझ लेते हैं आसानी को। लोगों के लिए ये कहना कि पाकिस्तानी लड़की ओलंपिक्स में बैडमिंटन खेलने जा रही है शायद कहना बहुत ज़्यादा आसान है। मुश्किलात कितनी होती हैं, कितना ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, ये आपका प्रोफेशन है, टाइम कितना देना पड़ता है, ये कोई खेल नहीं है आपके लिए ये एक पूरी जिद्दोजहद है जिसके बाद आप सामने आई हैं। वो बताइएगा कि लोग समझते हैं शायद आसानी से ही लोग पहुंच जाते हैं। जी बिल्कुल, जो मेरी ट्रेनिंग होती है मैं मंडे टू सैटरडे करती हूँ और 6 to 7 आवर्स अ डे होती है। और इसके बावजूद मतलब काफ़ी जो मेरी और जो मेरी बैडमिंटन की जर्नी है उसमें काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स भी आई कि कराची में यहाँ पे सबसे ज़्यादा मसला है कि यहाँ पे कोई पब्लिक फैसिलिटी नहीं है, बैडमिंटन कोर्ट्स नहीं है और कोचेस बहुत लिमिटेड हैं। तो मुझे हमेशा मुश्किल रही है अपने मतलब कोर्ट अरेंज करने में, कोचेस को अरेंज करने में। और उसके बावजूद अभी जैसे कि जो मैंने रीसेंट इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेला है, पोलिश इंटरनेशनल 2021 इन मार्च, तो उसके मतलब मेरी फैमिली भी उसके काफ़ी अगेंस्ट थी। और क्योंकि आपको पता है पेंडेमिक की सिचुएशन में अकेले ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने मतलब कहा कि नहीं मुझे जाना, क्योंकि मेरा एम था उस वक्त इंशाल्लाह कि पाकिस्तान को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करना। और मुझसे जो हो सका मैंने अपने ओन पे किया और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ने उस चीज़ मैंने जिस चीज़ के लिए मेहनत की अल्लाह ने वो मुझे दी है। माशाल्लाह, आपको बहुत मुबारक हो। हमने बहुत उम्मीदें बांध रखी हैं आपसे, आपको बहुत कामयाबियाँ मिले। माहूर, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान का हिस्सा बनी। ये एम्पावरमेंट है जब हम बात कर रहे होते हैं, ऐसी वुमेन एम्पावरमेंट हमें कहीं और भी नजर आ रही है। बिल्कुल ऐसे पेशावर में नजर आ रही है, जो कि ऐसे इलाके हैं जहाँ पर वुमेन उस तरह से हमें नजर नहीं आती हैं काम में। पेशावर का ये रेस्टोरेंट है जो कि सारा अमला जहाँ पर ख़वातीन पर मुश्तमिल है, यहाँ काम करने वाली एक बाहिम्मत वेटर रुकैया इसका काम के बारे में क्या कहती हैं, आइए आपको वो दिखाते हैं। ज़िशान का खेल ने एक अच्छी
पेशावर में मुकम्मल ख़वातीन स्टाफ पर मुश्तमिल रेस्टोरेंट खोला गया तो होटलिंग में दिलचस्पी रखने वाली ख़वातीन ने अपना शौक़ पूरा करने के लिए यहाँ का रुख कर लिया। उनमें एक वेटर रुकैया भी है जो ख़ुद को पेशावर की पहली खातून वेटर करार देती हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन मेरा जो मेन मकसद था वो था कि आई वुड कंटिन्यू माई MBA इन होटल मैनेजमेंट। इन पेशावर ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पे ये कोर्स ऑफ़र होता है। आई केम टू नो अबाउट दिस प्लेस कि यहाँ पे जॉब ऑफ़र हो रही है रेस्टोरेंट में। इस रेस्टोरेंट में वेटर ही नहीं दीगर स्टाफ भी ख़वातीन पर मुश्तमिल है। रुकैया के मुताबिक रेस्टोरेंट का ख़वातीन स्टाफ इतना बासलाहियत है कि कुकिंग से लेकर सर्विस तक हर कोई इनकी तारीफ़ करता है। इट्स वेरी फैमिली फ्रेंडली प्लेस एंड यहाँ पे हमारे पास किड्स प्ले एरिया भी है फैमिलीज़ के लिए, तो फैमिलीज़ भी बहुत खुश होते हैं जब वो यहाँ पे फीमेल्स को देखते हैं। सो वो इंकरेज होते हैं और वो ऐसी प्लेसेस पर आते हैं। रुकैया कहती हैं उन्होंने रेस्टोरेंट में काम का आगाज़ करके अपनी जैसी दीगर लड़कियों के लिए काम करने का रास्ता हमवार कर दिया है। ख़वातीन के लिए किसी भी रेस्टोरेंट में काम करना आसान नहीं होता, मगर इन बाहिम्मत ख़वातीन ने यहाँ पर काम का आगाज़ करके दूसरी ख़वातीन के लिए काम आसान कर दिया है। कैमरामैन नियाज़ अली के साथ ज़ीशान का खेल 92 न्यूज़ पेशावर। क्या बात है, कितनी देखा बेहतरीन आपने, रिपोर्ट तैयार की खवातीन है। हर जगह पर अपने झंडे गाड़ रही हैं। हमजा बेशक। किसी मैदान में पीछे नहीं है, रेस्टोरेंट कैफ़े चला रही हैं। हमने इससे पहले देखा था कि एक बेकरी उन्होंने US में अपनी वो ब्रांचेस शुरू की और कितना उन्होंने फैलाया उस बिज़नेस को। तो लड़कियां अब किसी भी मैदान में पीछे नहीं, हमजा मान लेना चाहिए, मान लेना चाहिए और उनको आने देना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए, उनको रास्ता देना चाहिए। ये कहा Encourage जाना करना चाहिए एग्जैक्टली उन्हें। ये कहा जाना कि जी कि ये काम तो तुम कर ही नहीं सकती हो, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, वैसे मुझे ना ज़ाती तौर पे लगता है कि ऐसा होना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि जब किसी लड़की को ये कहा जाता है ना कि तुम ये काम नहीं कर सकती है, वो ज़्यादा हिम्मत से, ज़्यादा हौसले से बिल्कुल ऐसे ही और करती है। ज़्यादा अज़्म के साथ करके साबित करती है कि तुम कह रहे थे कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं तो ये कर सकती हूँ। तो खवातीन जो हैं वो आपने देख ही लिया कि कितनी बाहिम्मत हो सकती हैं। मर्दों से ज़्यादा हिम्मत जो है वो खवातीन दिखाती हैं। इससे पहले हमने देखा कि हमारी पायलट जो हैं वो लड़कियां बन रही हैं। हमारे कौन सा मैदान है, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, अब अपना बिजनेस भी रन कर रही हैं खवातीन। बिल्कुल। तो खवातीन घर में जो आपके पास मौजूद हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, उनको सपोर्ट कीजिए, उनको आगे लेकर आइए, उनकी हिम्मत बनिए, उनका हौसला बनिए, ना कि उन्हें डिस्करेज करके घर पे बिठा दीजिए। उनके लिए हर्डल्स ना पैदा कीजिए, बिल्कुल। क्योंकि आप उनको मतलब मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना उनको सिर्फ हमारी सोसाइटी की वजह से सामना उनका करना पड़ रहा होता है। सोसाइटी उनको और जब support घर नहीं के कर रही मर्द होती। साथ खड़े होंगे तो फिर किसी की मजाल नहीं है, कोई रास्ते में रुकावट नहीं आएगी। बिल्कुल ऐसे ही है, इनको सपोर्ट करें। अच्छा, हम चैलेंज की बात कर रहे हैं ना, तो कुछ और चैलेंजेस भी चल रहे हैं। मतलब अब आप देखें, शुएब अख्तर ने अदाकार फहद मुस्तफ़ा को एक चैलेंज किया था कि भाई तुम अगर मेरी 6 गेंदें खेल लोगे ना तो इनाम में तुम्हें मोटरसाइकिल दी जाएगी। और ये जो चैलेंज उन्होंने दिया था, ये जुल्फी बुखारी साहब ने कबूल कर। ओह, जुल्फी बुखारी साहब ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मैं आपका चैलेंज कबूल करूंगा। जुल्फी की ट्वीट का जवाब देते हुए शुएब अख्तर ने कहा है कि एक और चैलेंजर आ गया है। खैरियत है? साहब उनसे पूछ भी रहे हैं कि भाई खैरियत है? मैं शुएब अख्तर हूँ, तुम्हें पता है इस बात का? और उनकी इस ट्वीट पर जुल्फी बुखारी ने रद्द अमल दिया। उन्होंने कहा जी हाँ, यहाँ सब खैरियत है और मैं संजीदा हूँ, मैं आपकी हर गेंद को मिस कर दूंगा, फिर इनाम में मिलने वाली जो मोटरसाइकिल है उसको अतिया कर दूंगा। अच्छा, मतलब उन्होंने खेलनी मैं नहीं खेलूंगा नहीं, मैं मिस कर दूंगा हर बॉल को। और शुएब अख्तर ने इसका जवाब दिया है, शर्त ये है कि आपको हर गेंद अपने बल्ले से छूनी भी होगी। अब देखते हैं कि जी कि इस चैलेंज का क्या बनता है, कौन जीतता है, ये चैलेंज हो भी पाता है या नहीं हो पाता। और हम विशाल यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं और इस चैलेंज का इंतजार कीजिए। आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बात करेंगे कि कोरोना वबा के खिलाफ जब हुकूमत की जंग है उसमें मजीद तेज़ी आती जा रही है। NCOC ने मुल्क भर में मैस वैक्सीनेशन मुहिम शुरू करने का एक फ़ैसला किया और NCOC का कहना है कि रवां साल हमने 7 करोड़ अफराद की वैक्सीनेशन करनी है, ये हमारा टारगेट है। बिल्कुल ऐसे ही है। इस मुहिम के तहत मुख्तलिफ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के साथ इश्तराक किया जाएगा। NCOC के मुताबिक मौजूदा वैक्सीनेशन सेंटर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी और पाक वैक की पैदावार में इजाफा भी मैस वैक्सीनेशन मुहिम का हिस्सा होगा। अच्छा, बिजनेस कम्युनिटी, मीडिया, उलमा कराम को वैक्सीनेशन मुहिम में शामिल किया जाएगा। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने सूबे में कोरोना वैक्सीनेशन तेज करने के लिए अजला में टास्क फोर्सेस कायम करने का फैसला किया है। शाल और सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ये कह रही है कि टास्क फोर्सेस में DPO, CEO हेल्थ, NCOC और PDMA के नुमाइंदे शामिल होंगे, लेकिन
डेप्यूटी कमिश्नर्स की सरबराही में ये जो है कायम की जाएंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और जबकि वैक्सीन लगाने की सलाहियत बढ़ाने के लिए मोबाइल वैक्सीनेशन टीमें भी तश्कील दी जाएंगी, ताकि जहां पर सेंटर्स मौजूद नहीं हैं, लोग आना नहीं चाहते या आ नहीं पाते हैं, वहां पर वैक्सीनेशन जो है हो सके। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और हम वैसे भी देख रहे हैं कि एक और पंजाब हुकूमत ने जो है मंसूबा शुरू किया था, वो था कि खिदमत आपकी दहलीज पर वो कहाँ तक पहुँचा है। 3 फेजेस की बात हो रही थी, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ कमिश्नर लाहौर डिवीजन कैप्टन एडद उस्मान मौजूद हैं। कमिश्नर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पंजाब में कोरोना वैक्सीन के लिए सर पहले ये बता दीजिएगा, जो टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया गया, डेप्यूटी कमिश्नर्स जो हैं उसकी सरबराही कर रहे होंगे, सरपरस्ती कर रहे होंगे, मकसद क्या है, हमें फ़ायदा क्या होगा, टारगेट्स क्या हैं? जी बहुत शुक्रिया जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं सबसे पहले तो ये वजाहत कर दूं कि ये जो टास्क फोर्स बनी है, इसका बेसिक टारगेट ये है कि वो अपनी जो वैक्सीनेशन की ड्राइव है उसको तेज़ करे, और उस वैक्सीनेशन की ड्राइव को तेज़ करने के लिए उन्हें जो भी मेजर्स लेने हैं, कोई वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाने हैं नए, कोई उन्होंने मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर की फैसिलिटी किसी जगह पर प्रोवाइड करनी है, या उन्होंने लोगों को मोटिवेट करना है, ये तमाम काम जो हैं ये इस टास्क फोर्स के ज़िम्मे हैं। हमें इस बात को की रियलाइजेशन है यहाँ पर आला सतह पर कि जल्द अज जल्द लोगों को वैक्सीनेट कराना है, और उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी वैक्सीनेशन की जो मौजूदा ड्राइव है इसको तेज़ करें। ऑल्दो हम आप देख रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर इसमें इजाफा हो रहा है, लेकिन ये इजाफा अभी भी जो हमारे ओरिजिनल टारगेट्स हैं जो कि 31 दिसंबर 2021 तक के थे, उसकी निस्बत से ये स्लो हैं। सो इनको तेज़ करने के लिए हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि तमाम जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके अंदर लोकल लेवल पर टास्क फोर्स बनाई जाए, जो लोगों की रिक्वायरमेंट को सामने रखते हुए अगर किसी जगह पे नए वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाने की ज़रूरत है, या इवन टेम्परेरली अगर कोई वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाने की ज़रूरत है, या अगर कोई सेक्टोरल वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाने की ज़रूरत है, या किसी जगह पर मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर भेज के वैक्सीनेशन कराने की ज़रूरत है, तो उस पर वो अपना काम करे। और इस हवाले से ये जो हमारी टास्क फोर्स की जो तश्कील है ये हो चुकी है, ज़िलों में इस पे काम हो चुका है, रोज़ाना के टारगेट्स असाइन कर दिए गए हैं कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हम जो अपनी वैक्सीनेशन है उसको तेज़ करें, ताकि हम अपना जो ओरिजिनल टारगेट है जल्द अज जल्द कोरोना से बाहर निकलने का, जो हमारी नेशनल एग्जिट स्ट्रेटजी है जल्द अज जल्द अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने की, उसको अचीव कर सकें इंशाल्लाह। कमिश्नर साहब ये भी बताइएगा, खिदमत आपकी दहलीज पर बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो कि शुरू किया गया, 3 फेजेज़ हैं, कहाँ तक पहुँची अभी तक ये मुहिम, किस तरीके से पंजाब में काम कर रही है? वो फर्स्ट वीक था जी हमारा जिसमें सफाई थी, सेकंड वीक के अंदर फिर उसके बाद आपको पता है कि निकासी आब वाले जो इश्यूज़ हैं वो आ जाएंगे, और थर्ड वीक में फिर इसके बाद हुकूमती जो हमारी इमारत हैं उनकी सफाई के हवाले से काम शुरू हो जाएंगे। फिर इसके साथ साथ इसमें आप देखेंगे कि ये ओवरऑल तो 13 वीक्स का प्लान है, लेकिन साथ साथ जो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं वो भी आती रहेंगी, कंप्लेंट्स आती रहेंगी, उनकी रेजोल्यूशन भी रहेगी। ये जो टारगेटेड वीक्स मना रहे हैं उसका मकसद ये है कि हुकूमत की तमाम मशीनरी जो है वो मिल के उस पर्टिकुलर वीक में उस पर्टिकुलर सेगमेंट पे काम करेगी जिसकी अनाउंसमेंट होगी, लेकिन इसका ये हरगिज़ मकसद नहीं है कि जो दूसरे इशूज़ हैं उन पर काम नहीं होगा, दूसरे इशूज़ पे भी साइमल्टेनियसली काम होता रहेगा। दी आइडिया इसके जो हम रोज़ाना रोज़मर्रा की बुनियाद पे काम कर रहे होते हैं, सर्विस डिलीवरी के जो इश्यूज़ टेकअप कर रहे होते हैं, वो लोगों को उस तरह से नज़र नहीं आते कि वो परफॉर्म हो रहे हैं। सो दिस इज़ अ कमिटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कि हम न सिर्फ ये चैलेंज लें कि हम ये काम करने लगें, बल्कि इसको होता हुआ भी दिखाएं और लोगों की इसमें इन्वॉल्वमेंट को इंश्योर करें, लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करवाएं, लोग खुद जो है वो हमारे एम्बेसडर्स बने, हमारे ईयर्स एंड आइज़ बने, और हमें वो इन्फॉर्म करें कि किसी पर्टिकुलर जगह पे अगर कोई इशू जो है वो रिजॉल्व नहीं हुआ हुआ तो उसको फौरी तौर पर जो है वो रिजॉल्व किया जाए। ठीक है कमिश्नर साहब, हम देख रहे थे जब लाहौर के अंदर खुसूसी तौर पर केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे थे, ईद के पास की आखिरी अशरे की हम बात कर रहे हैं रमज़ान की, तो आपको खासी मुश्किलात आ रही थी, लोग बात नहीं मान रहे थे, ताजिरों के साथ भी मसाइल का सामना करना पड़ रहा था। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है? अभी SOPs पर अमल दरामद के लिए आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? देखिए बड़ी डिफ़िकल्ट सी सिचुएशन होती है। ये जो SOPs हैं, SOPs तो खैर SOP तो ये है कि आपने हुजूम में नहीं जाना, मास्क पहनना है, हाथ नहीं मिलाना, गले नहीं मिलना, लेकिन उसके बियॉन्ड जो हम चीज़ें इम्प्लीमेंट कराते हैं वो नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस होती हैं। नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन SOPs से इस तरह मुख्तलिफ है कि हम किसी न किसी सेक्टर को बंद कर देते हैं या कोई टाइमिंग्स की रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं इकोनॉमिक हार्डशिप इन्वॉल्व होती है, लोग जो है उसको रेजिस्ट करते हैं।
मास्क पहनना तो लोग शायद रेजिस्ट नहीं करते, लेकिन ये ज़रूर रेजिस्ट करते हैं कि आप उनकी दुकानें जल्दी बंद करा दें या आप किसी पर्टिकुलर दिन पे कहें कि जी आज सारा शहर बंद है। तो वो जो क्लोज डेज हैं और जो अदरवाइज़ हमारी SOP है कि रात 10 बजे तक दुकानें बंद हो जाएंगी, रमज़ान में ये SOP शाम 6 बजे तक के लिए थी। तो इस पे लोग ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खुशी से राज़ी नहीं होते, लेकिन जब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ये ठान लें कि हमने कोई काम करना है तो फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती जिसको रिजॉल्व नहीं किया जा सकता। आपने देखा कि माह रमज़ान में भी और उससे कुछ पहले से हमने ये जो नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस थी उनके ऊपर अमल दरामद के लिए लाहौर में काफ़ी सख्ती की। पिछले पूरे साल में मास्क वेयरिंग वॉज कंपलसरी, लेकिन पहली दफ़ा आपने देखा कि रमज़ान से पहले हमने इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया। हमने कहा कि जी इसके बाद हम लोगों को अब गिरफ्तार करना शुरू कर देंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा प्रीचिंग हो गई, बहुत ज़्यादा लोगों को प्यार से कह के देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन जब लोगों को जब भी देखा जाता था कंप्लेसेंसी नज़र आती थी, आपको नज़र आता था कि परसेंटेज ऑफ वेयरिंग मास्क बहुत लो है, ख़ास तौर पे हुजूम की जगह के ऊपर आपको ये प्रॉब्लम फेस होती थी। लेकिन जब हमने सख्ती की तो आपने देखा कि उसके बाद अचानक जो मास्क वेयरिंग की कंप्लाइंस थी वो बढ़ गई। आपने देखा शुरू में लोग मार्केट्स टाइम पर बंद नहीं करते थे, वहाँ पर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज गई तो वो मार्केट्स भी टाइम पे बंद होनी शुरू हो गई। और हमने फिर उसके नतीजे में एक रिज़ल्ट भी देखा। आपने फिर हुकूमत ने एक बहुत अच्छा फैसला ये किया कि जो ईद की छुट्टियां थी उनको एक्सटेंड किया इस तरह से कि मार्केट्स का क्लोजर जो है वो ज़रा लंबा कर दिया, ताकि ये जो वायरस की ट्रांसमिशन है इसके साइकिल को ब्रेक मिल सके। हमें कुदरती तौर पर छुट्टियाँ मिल गई ईद की, उसके अंदर हमने कमिश्नर साहब से ये भी जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने कहा कि मोबाइल वैक्सीनेशन भी कायम किए जाएंगे उन जगहों पर जहाँ पर वैक्सीनेशन का अमल जो है सुस्त रवि का शिकार होगा। क्या ये दही इलाकों में भी जाएंगी? क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं कि बड़े जो शहर हैं वहाँ पर तो ये अमल बड़ी तेज़ी से जारी है, वैक्सीनेट हो रहे हैं लोग, लेकिन दही इलाकों में या जो वो ऐसे इलाके जहाँ पर रुझान ही नहीं है वहाँ पर लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए क्या तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या ये जो मोबाइल्स होंगी, ये कार्स होंगी, ये गाड़ियों में जो वैक्सीनेशन का अमल होगा ये वहाँ तक पहुँचाई जाएंगी या फिर ये भी सिर्फ बड़े शहरों तक महदूद होंगी? देखिए जी, बड़े शहरों में तो कारों की या मोबाइल वैक्सीनेशन की आपको इसलिए ज़रूरत नहीं है कि अब आप आहिस्ता आहिस्ता देखें लाहौर में तकरीबन 30 से ज़्यादा सेंटर्स हो गए, रोज़ाना की बुनियाद पे एक आधे सेंटर का इजाफा हो जाता है। अब इतनी ज़्यादा तेज़ी से ये चीज़ चल रही है। यहाँ तो आपको मोबाइल वैक्सीनेशन सिर्फ उन लोगों के लिए चाहिए जो लागर हैं, जो किसी न किसी वजह से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और वो उठ के सेंटर तक नहीं आ सकते। तो यहाँ तो सिर्फ आप बुज़ुर्गों के लिए आपको ये फैसिलिटी चाहिए। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह होंगी जहाँ छोटे छोटे कस्बे होंगे, कम तादाद में लोग रहते होंगे, उस एक छोटे से कस्बे के लिए एक अलग से सेंटर बनाना जो है वो वायबल नहीं होगा, बिकॉज आपको पता है कि सेंटर की इस्टेब्लिशमेंट में बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है। तो वहाँ शायद ये ज़्यादा फिजिबल होगा कि 2-3 दिन रोज़ाना एक गाड़ी जाए और वहाँ जाके रोज़ाना 100-150 लोगों को वैक्सीनेट करके वापस आ जाए और से अबाउट 3-4 दिनों में आप पूरा का पूरा जो विलेज है उसको वैक्सीनेट कर लें। आप कोल्ड चेन भी अपनी मेंटेन रखें और साथ साथ आप वैक्सीनेट। तो मोबाइल वैक्सीनेशन का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि आप हार्ड टू रीच एरियाज़ में पहुँचें जहाँ से लोग जो हैं वो शहरों का रुख नहीं कर सकते, या जहाँ पे आप इतनी ज़्यादा स्कैटर्ड पॉपुलेशंस हैं कि वहाँ आप एक सेंटर बना के किसी पर्टिकुलर ग्रुप को कॉम्पनसेट नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये मोबाइल वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट है कि आप छोटे छोटे जो इस तरह के क्लस्टर्स हैं हमारी पॉपुलेशंस के, उनको जाके उनके डोर स्टेप के ऊपर मे बी इफ़ नॉट इन 1 डे तो एटलीस्ट 3-4-5 दिनों में मुसलसल ये काम किया जा सकता है। और ज़्यादा मोबाइल वैक्सीनेशन फैसिलिटीज़ जो है वो हम डेवलप कर रहे हैं। पहले हमारे पास थोड़ी थी, हम नंबर ऑफ़ व्हीकल्स जो है उसके अंदर ऐड कर रहे हैं। आप यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये जो वैक्सीनेशन हो रही है इस वैक्सीनेशन के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है डाटा अपकीप, यानी कि आपको अगर वैक्सीनेट किया गया है तो इनवेरिएबली आपने दूसरी डोज भी लगवानी है। तो जब तक आप डाटा रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, जो वैक्सीनेशन की गाड़ी चल रही है या जो वैक्सीनेशन की ड्राइव चल रही है उसके साथ ऑनलाइन हमारा जो सिस्टम है, जो नेशनल सिस्टम है डेटाबेस का, वो होना भी बहुत ज़रूरी है। ये बड़ा खूबसूरत सिस्टम है। ये ऐसे है कि अगर आपने पहला इंजेक्शन जो है वो पेशावर में लगवाया तो दूसरा इंजेक्शन आप कराची से या लाहौर से लगवा सकते हैं। तो ये तभी मुमकिन होगा जब आपने पहले इंजेक्शन का डाटा जो है वो ऑनलाइन उस वक्त सिस्टम में फीड किया है। और आपको पता है कि अब चूँकि मुख्तलिफ वैक्सीन्स लग रही हैं, हर वैक्सीन की जो सेकेंड डोज का टाइम है वो दूसरी वैक्सीन से डिफरेंट है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डाटा रिकॉर्डिंग है वो मौके के ऊपर हो और ऐसा ना हो कि आप डाटा रिकॉर्डिंग जो है हम वक्त पर ना करें, जिसकी वजह से कमिश्नर साहब एक और अहम मसला भी है। हम देख रहे हैं कि डेंगू फिर से सर उठा रहा है। अगर हम केसेस की बात करें तो 44 केसेस सामने आए हैं पूरे पंजाब के अंदर, और लाहौर की बात करें तो 13 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। यही टाइम जब हम पिछले साल में लेकर चलते हैं तो तकरीबन 9 केसेस थे जो पूरे सूबे में सामने आए थे। उसको किस तरीके से अब देखा जाएगा, क्या इकदाम डेंगू वायरस को लेकर उठाए जा रहे हैं?
देखिए जी, दो बातें। एक तो यह है कि मैं केसेस के हवाले से आपको बता दूं कि डेंगू का जो निज़ाम है वो इंसिडेंटली इस तरह का है कि जितने ज़्यादा आप केसेस रिपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपके पास ये कमांड होती है कि आप उस बीमारी को कंट्रोल करें। केसेस ज़्यादा रिपोर्ट होना ये ज़रूर इंडिकेट करता है कि बीमारी इस दफ़ा ज़्यादा है, लेकिन एट द सेम टाइम हमने ये भी देखना है कि हमारी जो सर्विलेंस एक्टिविटीज़ है वो कितनी हो रही है। तो अगर मैं आपको ऑन अ ईयर टू ईयर बेसिस पे कंपैरिजन में बताऊं तो पिछले साल की निस्बत इस साल की जो सर्विलेंस की एक्टिविटीज़ हैं उसमें इजाफा हुआ है। सो ये बात ऑल्दो ये नोटिसेबल ज़रूर है कि नंबर ऑफ केसेस बढ़े हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बैक एंड के ऊपर हमारी सर्विलेंस पहले से ज़्यादा हुई है। और केसेस बढ़ने की एक वजह यह भी हो सकती है कि आपने जब सर्विलेंस आप बढ़ाते हैं तो आपके सिस्टम में केसेस रिपोर्ट करने की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है। केसेस रिपोर्ट भी मैंने करने हैं, ये आप ये समझिए कि जिस सिस्टम पे मैं डालूंगा कि सो एंड सो बंदा पेशेंट के तौर पर आया, तो अगर मैं उसको छुपाना चाहूँ तो मैं छुपा भी सकता हूँ। तो हम सिस्टम में कभी भी इस चीज़ को डिस्करेज नहीं करते कि केस रिपोर्ट जो है वो ना हो। केस जितना ज़्यादा रिपोर्ट होगा, असल बात यह है इस बीमारी का कंट्रोल ये है कि जब आपके पास केस रिपोर्ट हो तो फौरी तौर पर उसका केस रिस्पांस किया जाए। यानी केस रिस्पांस से मुराद ये है कि हम उस जगह पर पहुंचें जहां से मुमकिन तौर पर उसको वो मच्छर ने काटा है, क्योंकि वहां वो मच्छर इन्फेक्शन वाला मच्छर मौजूद है और वहां से वो मच्छर जो है मजीद अंडे दे के बीमारी को फैला सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसका केस रिस्पांस या सर्विलेंस एक्टिविटीज़ वहाँ से ट्रिगर की जा सके। सो वाइल नंबर ऑफ केसेस जो है वो बिल्कुल हमें ये इंडिकेट करते हैं कि पिछले साल सिचुएशन क्या थी और इस साल क्या है, बट जो असल इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि पिछले साल सर्विलेंस एक्टिविटीज़ कितनी हुई थी और इस साल सर्विलेंस एक्टिविटीज़ कितनी हुई है। नंबर ऑफ सर्विलेंस एक्टिविटीज़ इज सिग्निफिकेंटली लार्जर देन द लास्ट ईयर, और जो लार्वा भी हमारे लोगों को मिला है वो भी पिछले साल से ज़्यादा मिला है। पिछले साल ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन थी कोविड को लेके, थोड़ा सा स्केयर ज़्यादा था, लोग ये सर्विलेंस एक्टिविटीज़ इतना फोर्थ कमिंग नहीं कर रहे थे, बावजूद इसके कि हमारी टीम ज़रूर जाती थी। इस साल सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर है, हमें SOPs के साथ जीना आ गया है, हमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने तय कर ली हैं कि ये इस तरीके से करनी है। सो वाइल ये नंबर जो है ये हमें ज़रूर ख़तरे की निशानदेही कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले तकरीबन 25 दिन से ये नंबर 13 पर ही है, विच मीन्स के सर्विलेंस जो है वो साथ साथ चल रही है। बिल्कुल ठीक है। कमिश्नर लाहौर डिवीजन कैप्टन रिटायर्ड उस्मान यूनुस साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान आप बात कर रहे थे और मुश्किल मामलात हैं कोरोना के अंदर देखते हुए, जब डेंगू है हमने देखा था कि और अभी अगर इस पर कंट्रोल कर लिया जाएगा हमजा तो मेरे ख्याल में हमें नया चैलेंज जो है साबित नहीं होगा, मतलब ये हमारे लिए, वरना आने वाले दिनों में अगर कंट्रोल अभी नहीं हुआ तो एक बड़ा चैलेंज बनकर हमारे सामने। लेकिन कराची के शहरियों के मसाइल कब हल होंगे इंशाअल्लाह, मतलब ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब किससे मांगा जाए ये समझ में नहीं आता। सर्दी आती है तो गैस चली जाती है और गर्मी कदम जमाए तो बिजली की आनियां जानियां खत्म नहीं होती हैं, आ रही है जा रही है पता ही नहीं चलता। जानियां ज्यादा होती हैं, आनियां कम हो रही होती हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में के इलेक्ट्रिक की जानिब से गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और शहर में जारी बदतरीन लोड शेडिंग के तवील दौरानिये से शहरियों के मामूलाते ज़िंदगी भी मुतासर हो रहे हैं। कि इलेक्ट्रिक की जानिब से शहर में सुबह से लेकर रात तक मुख्तलिफ औकात में लोड शेडिंग की जाती है। कई इलाकों में मुसलसल 4-4 घंटे बिजली बंद रहती है। आप सोचें ना हमजा कि 1 घंटा बर्दाश्त नहीं होता है, 10 मिनट गर्मी में, फिर ऊपर से कोरोना जैसी सिचुएशन में तो बेशतर इलाकों में रात गई भी बिजली बंद रहती है, लोग सुकून से सो भी नहीं सकते हैं और शहरी शदीद अजियत में मुब्तला है। शहर कायद में गुज़श्ता माह 1 हफ्ते के दौरान बिजली के 2 बड़े ब्रेकडाउन भी हुए हैं। बिन कासिम पावर स्टेशन की खराबी के बाद लोड शेडिंग का दौरानिया कई गुना बढ़ गया था। एक तरफ कोरोना वायरस की वबा ने हालात मुश्किल बना दिए, जिस तरह से इशाल बात कर रही है, और हम फिर लोगों को कह रहे हैं ज़्यादा घर में रहें। फिर लोग जब आप देखते हैं कि इलाकों के अंदर बिजली चली जाती है तो लोग बाहर आके बैठ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर हम देख रहे हैं कि फिर SOPs पे हम कितना अमल दरामद करा सकें। तमाम चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं और फिर हमें क्या दिए जा रहे हैं, तिफल तसल्लियाँ दी जा रही हैं कि नहीं हालात बेहतर हो जाएंगे। गवर्नर सिंध ने भी जो है वार्निंग दी है कि इलेक्ट्रिक को, लेकिन हालात कितने बेहतर होंगे वो हम देखेंगे और अभी सूरत हाल क्या है ये हमें जान लेनी चाहिए। शराज अहमद, बिल्कुल शराज अहमद, आप बताइए वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है कराची में क्या है, कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, अवाम क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, शहर कायद में गर्मी की लहर आते ही बिजली की जो आंख मचोली का सिलसिला था वो शुरू हो गया था, जो कि अब तक थम नहीं सका है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 6 घंटे एलानिया जबकि 2 से ढाई घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। ख़ास करके दिन के औकात में जब गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है उस दौरान हमने देखा कि 2-2 घंटे जो है बिजली गायब कर दी जाती है। इसके अलावा रात के औकात में भी आधे से 1 घंटा कभी बिजली गायब हो जाती है और कभी 2-2 घंटे तक ये दौरानिया तवील हो जाता है और इस वजह से शहरियों को बहुत ज़्यादा
अजियत का सामना करना पड़ा है, क्योंकि शहर कायद में इस वक्त शदीद गर्मी है, हब्स का समा है। महकमा मौसमियात ने भी यही बताया है कि शहरी जो हैं सख्त गर्मी में ट्रैवल ना करें, घरों में रहें और गैर ज़रूरी बाहर निकलने से परहेज़ करें। लेकिन जब बिजली ही घर में नहीं होगी तो किस तरह से शहरी घर में रहेंगे, किस तरह से वो आराम कर सकेंगे, और किस तरह जो ख़वातीन, बच्चे और बुज़ुर्ग रह रहे हैं, इस वक्त घरों में रहने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए जो हालात हैं वो मज़ीद बदतरीन होते जा रहे हैं। अगर इलाकों की बात की जाए तो शहर का तकरीबन 90% इलाका जो है वो इस वक्त बदतरीन लोड शेडिंग का शिकार है। शहर के पोश इलाके हों या देही इलाके, सभी जगह जो है वो इस वक्त लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इलाकों की अगर बात की जाए तो मलीर डिस्ट्रिक्ट, कोरंगी, इसके अलावा सदर, गार्डन, लियारी, नाजमाबाद, नॉर्थ कराची, सरजानी, तमाम तर इलाके इस वक्त शदीद मुतासिर होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। शहरी जो है दुहाइयाँ दे रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि बिल उसी तरह आ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक की जानिब से बिलों में तो कोई कमी नहीं आ रही है, लेकिन बिजली उनको पूरी मुकम्मल मिल नहीं रही। लेकिन इसके बावजूद हज़ारों रुपए के जो बिल हैं वो शहरियों को भेजे जा रहे हैं और ना भरने पर उनकी बिजली काटने की जो धमकियाँ हैं वो भी दी जा रही हैं। साथ ही साथ जो शहरी हैं इस वक्त शदीद अजियत का शिकार हैं। यही मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत से कि हर साल हमने देखा कि जब भी मौसम कराची में ज़रा तब्दील होता है, सख्त गर्मी आए या सख्त सर्दी आए, ज़रा सी बारिशें हो जाएं या एक कतरा बूंद का गिर जाए पानी का, तो शहर में घंटों लोड शेडिंग जो है वो कर दी जाती है। अरबों रुपए इस वक्त इलेक्ट्रिक कमा रही है, लेकिन ट्रांसमिशन लाइन पर किसी भी किस्म की हमें इन्वेस्टमेंट होते हुए दिखाई नहीं दे रही। और हम यही हर साल रिपोर्ट भी कर रहे होते हैं, यही शिकायतें लोगों की सुन भी रहे होते हैं, गवर्नमेंट भी एक्शन ले रही होती है, ज़बानी कलामी वादे और दावे भी इलेक्ट्रिक की जानिब से बहुत हो रहे होते हैं, लेकिन अमलन जो है हमें कुछ भी बेहतर होते हुए दिखाई नहीं दे रहा। और यही सूरत हाल है कि इस शदीद गर्मी में शहरी जो है वो लोड शेडिंग का अजाब भुगत रहे हैं। ठीक है शराज, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान को अपडेट थे कि मौजूदा सूरत हाल क्या है। अच्छा, 11 रोज़ की हम बात करें ना तो यही बात हो रही है कि जी के गवर्नर साहब ने उनको कहा है कि मामलात को तय करें। हम हमेशा देखते हैं कि ये अल्टीमेटम दिए जाते हैं, ये वार्निंग्स दी जाती हैं, कहा जाता है कि मसाइल हल हों, लेकिन हम मसले हल होते हुए लास्ट गर्मियाँ भी हमजा इसी तरह से तिफल तसल्लियाँ बहाने बिल्कुल ऐसे ही गुजर गए हैं और कोई अमली इक़दामात नज़र नहीं आए हैं। अवाम दहाइयाँ देते रहे और हमने हालात देखे कि पूरी गर्मियों में आखिर तक सुधर ही नहीं सके, बदल ही नहीं सके। कोई थोड़ी सी माइनर से भी कोई पेशरफ्त होती तो समझ में आता, कराची के शहरियों को भी कोई सहूलत मिलती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसी। अच्छा इशाल, एक और चीज़ है, बजट आने वाला है। अब इशाल की भी कुछ ख्वाहिश होगी कि बजट में ये चीज़ तो बेहतर होनी चाहिए, मेरी भी कुछ ख्वाहिश होगी, इसी तरह आप लोगों की भी कुछ ख्वाहिशात हैं कि हमारे ऊपर, मतलब हर इंडस्ट्री से जो मुंसलिक लोग हैं या वैसे घर में रहने वाली ख़वातीन हैं, वैसे काम करने वाले लोग हैं, मजदूर तबका है, वो भी ये बात करते हैं कि जी कि ये अगर हुकूमत बेहतर कर देना तो शायद हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। एक आम जो बंदा है ना, उसने दाल भी खरीदनी है ना, तो वो यही बजट के हवाले से अब इस वक्त सोच रहा होगा कि क्या इस वक्त दाल महंगी होगी, सस्ती होगी, इस बजट से कुछ फ़ायदा होगा। जिनको नहीं भी पता कि बजट से क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, वो भी इस वक्त बजट का ही देख रहे हैं कि किस तरह का होगा। अब लोग क्या सोच रहे हैं कि क्या तब्दीली आनी चाहिए इस बजट के अंदर कि उनकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। हमने उन्हीं से जानने की कोशिश की है, ज़रा आपको भी दिखाते हैं। जो है वो आवाम दोस्त होना चाहिए, चीज़ें सस्ती होनी चाहिए भाई साहब। जो घर का राशन है ना उसमें कमी होनी चाहिए। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह इस दफ़ा अच्छा बजट आएगा, अच्छा रिलीफ मिलेगा लोगों को। कारोबार के हवाले से उम्मीद है कि हुकूमत कोई ना कोई रिलीफ देगी। कारोबार तबका बहुत ख़राब हो गया, कारोबार है नहीं, महंगाई है बहुत, हर चीज़ महंगी है। मैं समझता हूँ ये बजट IMF का बजट है, आवाम दोस्त बजट तो नहीं होगा। अभी जो ये कोविड चला है इसमें कारोबारी तबका बहुत परेशान है, गरीब आवाम बहुत परेशान है। हम तो ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि चीज़ सस्ती करे, बहुत महंगाई है, गरीब आदमी का पूरा नहीं पड़ता। गवर्नमेंट ख़ास करके जो गरीब आवाम है ना उनके लिए वो सहूलतें वो मुहैया करें, कम से कम जिनके लिए गरीब आवाम के लिए खुशहाली आए। बजट आप देखते हैं कि हर साल बजट आते हैं और उम्मीद यही लगाई जाती है कि गरीबों को रिलीफ मिलेगा, सरकारी मुलाजमीन को कोई रिलीफ मिलेगा, लेकिन ऐसा कतई नहीं होता। बजट अवामी होना चाहिए। जो बदकिस्मती से पिछले 70 साल से हम यही देख रहे हैं कि अमीरों, नवाबों, सरदारों, चौधरियों, वडेरों, इनके ही सारे मतलब मकासद के लिए बजट बनते हैं। जो बजट आ रहा है मेरे ख्याल में होपफुली अवाम दोस्त होगा। बजट तो बनता ही सारा IMF से, हुकूमत तो बनाती नहीं है बजट। बजट में पहले भी मजदूर तबके के लिए कुछ नहीं था और इस दफ़ा भी उम्मीद है कुछ नहीं होगा। इससे दुगने टैक्सेस लगेंगे, आवाम को कोई रिलीफ नहीं है। जी, तो आपने सुना कि लोग क्या चाहते हैं कि ये बजट कैसा होना चाहिए और हर एक को इस बात का इजहार करने का हक भी मौजूद है कि वो बता सके कि मुझे ये मसला है, मैं ये चाहता हूँ कि बजट ऐसा हो। अब जो सुन रखा है हमने कि बजट आवाम दोस्त होना चाहिए, ज़्यादा लोगों की राय ज़रा तो आवाम से आपने सुन लिया कि किस तरह का होता है आवाम दोस्त बजट।
और मेरे ख्याल में हुकूमत को भी अवामी राय का ख्याल रखते हुए इस बार बजट देना इस दफ़ा वैसे उम्मीद है कि बजट जो है वो पहले जितने मुश्किल बजट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को पेश करने पड़े थे उतने मुश्किल नहीं होंगे। हम देख रहे हैं कि इजाफी टैक्स नहीं लगेंगे, इस तरफ से रिलीफ मिलेगी। फिर हम देखते हैं कि तनख्वाहों में अगर इजाफा कर दिया जाता है तो अवाम बड़े खुश होंगे, कोई इंसेंटिव्स दिए जाते हैं तो भी खुश होंगे। तो मेरे ख्याल में बजट के ऊपर बहुत सारी निगाहें इस वक्त जमी हुई हैं। सब निगाहें इस वक्त बजट के ऊपर ही हैं। और शौकत तरीन साहब जिस तरीके से गुफ्तगू कर रहे हैं, लोगों को उम्मीदें भी ज़्यादा हो गई हैं कि अच्छा शायद इसमें हमें रिलीफ मिल रहा होगा और सबके लिए अच्छा ही होगा। हुकूमत जब बता रही है कि मौशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं तो फिर हालात बेहतर हो रहे होंगे तो बजट में भी कुछ पाकिस्तानियों को रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा होगा। हम एक ब्रेक लेंगे। बिल्कुल, आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अगेन वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन, हम नन्हे फूलों की बात करते हैं और जो नन्हे फूल हैं वो बच्चे होते हैं जो हर घर की खूबसूरती होते हैं, हर घर की खुशियाँ उनसे जुड़ी हुई होती हैं, रौनक होती हैं। लेकिन कभी कभी ये बच्चे जो हैं बड़ी मुश्किलात में घिरे हुए होते हैं और पंजाब हुकूमत ने फूल से नाजुक बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का आज़म कर लिया है। चाइल्ड प्रोटेक्शन कवानीन में इस्लाहात के लिए इक़दामात मज़ीद तेज़ कर दिए गए। हाँ जी, इसी सिलसिले में वज़ीर समाजी बहबूद सैयद यावर अब्बास बुखारी की ज़ेर सदारत वज़ीर आला की तश्कील करदा ख़ुसूसी कमेटी का एक इजलास हुआ जिसमें बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ मौजूदा कवानीन की सूरत हाल का जायज़ा भी लिया गया और इनमें मज़ीद बेहतरी के लिए मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तबादला ख्याल भी किया गया। बिल्कुल ऐसा ही है। हम देखें तो वज़ीर समाजी बहबूद सैयद यावर अब्बास बुखारी ने ज़ोर दिया कि बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह बहबूद के लिए जामिया कवानीन ज़रूरी हैं। उनका कहना था कि बच्चों के साथ होने वाली जो ज़्यादतियाँ हैं उनके खात्मे के लिए इज्तमाई तौर पर हम सबको काम करने की ज़रूरत है और तमाम स्टेक होल्डर्स को, मतलब कि ख़ासतौर पर नौजवानों के हम नफ्सियाती इस्तेसाल को देखें, उसके खात्मे के लिए भी मुश्तरका तौर पर हमें काम करने की ज़रूरत है। NGOs का जो मरबूत ताउन है अहदाफ के असूल में मददगार साबित होगा। और सैयद यावर अब्बास ने कहा कि यूनिसेफ का जो वफ़द है उसने भी मुझसे मुलाकात की है जिसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन कवानीन में इस्लाहात के लिए मुशावरत भी की गई और मुसव्वदा कानून फाइनल करने से पहले यूनिसेफ का टेक्निकल कंसल्टेंट मुकर्रर करने पर इत्तेफाक भी कर लिया गया। बिल्कुल ऐसा ही है। हम देखते हैं कि बच्चों के साथ ज़्यादती की जाती है, हम देखते हैं कि बच्चों से काम के साथ उन्हें मारा भी जाता है। बहुत सारी जगहों पर बच्चे काम कर रहे होते हैं, उनको मारना या अब्यूज़ करना, मतलब ये वो मामलात हैं जो कि हमारी नज़रों से रोज़ाना की बुनियाद पर गुजरते हैं लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं, हम उनको अहम ही नहीं समझ पा रहे होते हैं। तो क्या फ़ैसले किए जा रहे हैं, क्या सोचा जा रहा है? वज़ीर समाजी बहबूद पंजाब सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब हमारे साथ। बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हमें ये बता दीजिएगा कि कौन कौन से नए कवानीन ज़ेर गौर हैं, किन में बेहतरी जो है लाई जाएगी? सबसे पहले तो कोई नए कवानीन नहीं, हम कानून एक नया लाना चाह रहे हैं जिसके अंदर अभी तक जितने कवानीन हैं उसके अंदर जो अब्यूज्ड चिल्ड्रन होते हैं उनके बारे में हम लोग सोच विचार करते हैं, उनके ऊपर हम कार्रवाई करते हैं जिसके अंदर फिर हम ऑफेंडर को देखते हैं और जो अब्यूज चाइल्ड है हम उसकी साइको सोशल सपोर्ट कोई नहीं होती, जो है वो कोई अप टू द मार्क ऐसे सच नहीं है, कोई केस रेफरल सिस्टम नहीं है। अभी जो हम नए कानून ला रहे हैं उसके अंदर हम तमाम बच्चों को और हम इसके अंदर ये कहते हैं कि सिर्फ अब्यूज़ नहीं, सारे वो बच्चे जो हमारे बच्चे हैं इस कौम के पंजाब के अंदर, हम सबका एक लुक आफ्टर कर रहे हैं। उनके ख्याल, उनको दिमाग में रख के उनको फोकस अपना बनाकर और इस चीज़ को कि किसी बच्चे को किसी किस्म का कोई तशद्दुद ना हो, उसके लिए हम कानून ला रहे हैं जिसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को ऑन बोर्ड लिया है। और इसके अंदर जो हमारे पास चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है उसकी जो एम्बिट है वो प्रोटेक्शन है अब्यूज्ड चिल्ड्रन की। हम जो कर रहे हैं इट इज़ ऑल चिल्ड्रन, सारे बच्चों का अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द स्पेक्ट्रम हम उनके लिए कानून ला रहे हैं। लेकिन कानून ऐसा है कि जिसके अंदर कोई अगर मौजूदा कुछ चीज़ें मौजूद हैं तो वो क्लैश ना करें, एक दूसरे को तक़वियत दें, एक दूसरे को कहीं कैंसिल ना करें, कोर्ट के अंदर कई प्रॉब्लम्स ना आए। और उसके अंदर हम लोग जो हमारी सोच है
कि हम लोग अगर कोई बच्चा खुदा न खास्ता, पहले तो हम सारे बच्चों की मॉनिटरिंग करें, और अगर कोई बच्चा अब्यूज़ होता है तो वो केस रेफरल सिस्टम हम जिसको कहते हैं वो हो, जिसके अंदर नादरा कनेक्टेड होगा, पुलिस कनेक्टेड होगी, हमारा सोशल वेलफेयर का इदारा कनेक्टेड होगा। हम उसको चाहे इन तीनों में से कोई भी उठाना चाहे किसी वक्त भी किसी फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए, हम उसके लिए हमारे पास एक ओपन डैशबोर्ड हो जो इन 3 इदारों के पास हो। एक चीज़। नंबर 2, हम लोग फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की तरफ जा रहे हैं कि जहाँ पे जिस इलाके में किसी बच्चे के साथ कोई ज़्यादती होती है वो लोग परमानेंटली वहाँ पे होंगे। हर इलाके में इलाकाई लोग जिनकी रेपुटेशन अच्छी होगी, और वो लोग एक निगरान के तौर पे काम भी करेंगे, और खुदा न खास्ता अगर किसी बच्चे के साथ किसी किस्म की कोई ज़्यादती होती है तो सबसे पहले, क्योंकि लोकल होंगे, उस इलाके के होंगे, रिस्पॉन्ड वो करेंगे, उस इलाके की एक किस्म की उसको कॉर्डन ऑफ करेंगे जब तक पुलिस पहुंचती है। ठीक है। तो ये हमारी आपने कहा कि एक कानून आप ला रहे हैं जो पहले से मौजूद कवानीन का मजमुआ होगा, ठीक हो गया, लेकिन जो पहले से मौजूद कवानीन है उन पर अमल दरामद क्यों नहीं होता रहा, और फिर उन कवानीन में कौन सी ऐसी खामियां थी? देखिए, जो मौजूदा कानून है वो अब्यूज़ को डील करते हैं। जब एक चीज़ हो जाती है, एक अमल हो जाता है, उसके ऊपर देखा जाता है और वो फिर ऑफेंडर को सज़ा देने में लग जाता है, और बच्चे की जो साइको सोशल सपोर्ट है वो एज सच नहीं है। वहाँ पे जब बच्चे को आप सामने आ जाता है बच्चा, वो ज़िंदगी के लिए स्कार हो जाता है। हमने इसके तरीक़ाकार हम ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे जिसको कहते हैं बच्चे का जब नाम आता है, उसके इलाके का नाम आता है, उसके वालिदैन का आता है, तो ये एक स्टिग्मा है सोसाइटी में जहाँ पे बच्चे को फिर बाकी जिंदगी भी तो गुजारनी है, तो उसके अंदर नफ्सियाती मरीज ना बन जाए बच्चा। बच्चे को हम जितना प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम प्रोटेक्ट करें। किसी इलाके के अंदर अगर हमें कोई ऐसा नोन चाइल्ड अब्यूज़र या ऑफेंडर किसी इलाके में होता है तो उसकी निशानदेही भी करना, ये हम वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड में हो रहा है, हम लोग ये नहीं कि हम उनको कॉपी पेस्ट करें, हम ज़रूर उनकी जो कानून है, कवानीन है उनके, हम उससे फ़ायदा ज़रूर उठा रहे हैं, लेकिन हम अपनी सकाफ़त को देख रहे हैं, हम अपने मजहबी लिहाज से हम उसका सहारा लेंगे। हर वो काम करेंगे कि जहाँ पे हमारे लोग एक्सेप्ट भी करें और उसके नताइज आए। एक्सेप्ट करना वो चीज़ है कि जब नतीजा आना शुरू होता है लोग कहते हैं वाकया काम अच्छा हो रहा है, तो हम उस नतीजे की तरफ जा रहे हैं कि जहाँ पे हमारे बच्चों का वेलफेयर को हम प्रॉपर तरीके से लुक आफ्टर कर सकें। ठीक है बुखारी साहब, ये भी बताइएगा, हमारे मुल्क में कवानीन बनते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर सवालात भी उठते हैं और अमल दरामद जो है हो भी नहीं रहा होता, इसको आप कैसे इंश्योर करेंगे? देखिए, इसको क्योंकि आप अगर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल को अगर आप देखते हैं, हमारा जो ऑर्गेनोग्राम है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे जितनी मैन पावर है, हमारे जितने ऑफिसर्स हैं, हमारे जितने वर्कर्स हैं, वो हर तहसील लेवल पे हैं। तो एक बहुत खूबसूरत ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है। इसके अंदर हमने सिर्फ क्या करना है कि इसके अंदर स्किल अपग्रेडेशन अपने ह्यूमन रिसोर्स की करनी है, अपने बंदों की, अपने ऑफिसर्स की, उनको हमने स्पेशल ट्रेनिंग्स देनी है जो बड़ी आसान है। हमारे पास अपना इंस्टीट्यूट है, हमारे पास डिविजनल लेवल पे अपने इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे पास जितने प्रोग्राम्स चल रहे हैं, आप किसी को भी देखें, चाहे दारुल अमान को देखें, चाहे मॉडल चिल्ड्रन होम्स को देखें, जो जिनको आप यतीम खाना कहते हैं, हम मॉडल चिल्ड्रन होम कहते हैं। आप जो बेसहारा औरतें जिनके ऊपर तशद्दुद होता है, उसको लोग जो कुछ भी कहें हम उसको दारुल अमान कहते हैं। और फिर इस तरीके से हमारे वो बच्चे जिससे अल्लाह पाक ने किसी न किसी कुव्वत छीनी है और उनको इम्तिहान में डाला है, उनके जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स है वो हमारे पास है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो हमारे पास मौजूद है, हमारे पास एक्सपीरियंस है। हम इसके अलावा जो एक कदम आगे जा रहे हैं, हम एक वर्किंग ग्रुप बना रहे हैं अपने ही इदारे के अंदर चिल्ड्रन वेलफेयर के हवाले से, जिसके अंदर हम हर चीज़ की निशानदेही करके और फिर उसको जो हमारी कमेटी, मैंने कल एक सब कमेटी बनाई है जिसके अंदर होम शामिल है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो शामिल है, जिसके अंदर आपका
लेजिस्लेशन वाले शामिल हैं, आपके प्रोसिक्यूशन वाले शामिल हैं, आपके लेबर वाले शामिल हैं, फिर आखिर में हमारे डीजी एंड सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर के शामिल हैं। तो सब कमेटी को सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर हेड करके इस कानून को मैंने इनको 2 हफ्ते दिए हैं कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर हमें वो कानून चाहिए कि जहाँ पे हम अपने बच्चों की अक्रॉस द बोर्ड हिफाजत कर सके, हम उनके मुहाफिज बने। बच्चों का इस्तेसाल कम करने के लिए एनजीओज कितना अपना किरदार अदा कर रही हैं और कर सकती हैं? एनजीओज का एक बहुत भरपूर और बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। वो इस तरीके से कि मैं एग्जांपल्स आपको देता हूँ कि हमारे पास एक एनजीओ है जो हमारा एक यहाँ पे इदारा चला रहा है, चिल्ड्रन होम, जो हमारे यतीम बच्चे होते हैं उनका। आप उस एनजीओ की कारकर्दगी देखें तो इंसान को फ़ख्र होता है। वो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, बच्चों को ऐसा एबल कर रहे हैं, लाहौर में ही है वो इदारा, और इस खूबसूरती से वो लोग काम कर रहे हैं कि बंदे को जाके मज़ा आता है और वो फिर यकीन होता है कि अभी तक अच्छे इंसान इस दुनिया में मौजूद है। उसके अलावा हमारे पास एक जर्मन एनजीओ है जो हमारे लोग जो बोलने से और सुनने से माजूर हैं उनको न्यू स्किल, उनको पढ़ाते लिखाते हैं, फिर उनको स्किल सिखाते हैं। और वो एनजीओ इस वक्त 100 बच्चों को सिलाई की स्किल सिखा के, और वो बच्चे जो ट्राउज़र्स सी रहे हैं, जिनको हम पतलूने कहते हैं, वो सी रहे हैं, वो एक्सपोर्ट हो रही है। ये वो बच्चे सी रहे हैं जो बोलने से और सुनने से माजूर हैं। हमारी पनाहगाहें आप देख लें, हमारे मील्स ऑन व्हील्स आप देख लें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोशल वेलफेयर कर रहे हैं। क्योंकि जब वेलफेयर का नाम इस्तेमाल होता है तो वो एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर हर किसी की भलाई के लिए वो कानून लाए जाते हैं कि जो एक मखसूस उम्र के लोगों के लिए नहीं होते, वो हर उम्र के लोगों के लिए होते हैं, और एक मखसूस बच्चों के तबके के लिए नहीं होते, हर बच्चे के लिए होते हैं। हम जो बात करने की कोशिश करें, जो नया कानून ला रहे हैं और उसके ऊपर डिस्कशन डिलिब्रेशंस चल रही हैं, तकरीबन तैयार भी है, उसके अंदर हम कहते हैं कि हर बच्चे की हिफाजत करना स्टेट का फ़र्ज़ है, क्योंकि ये हमारा मुस्तकबिल है और ये सबसे कीमती असासा हमारे बच्चे हैं। ठीक है यावर बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हम यही उम्मीद करते हैं कि जिस वक्त कोई कानून बन जाए उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी उतनी ही मेहनत करनी चाहिए जब कानून बनाने के लिए हम मेहनत। बिल्कुल ऐसा ही, हमें अपने बच्चों को भी ट्रेन करना चाहिए ताकि बच्चे खुद से अपना तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यकीनी बना सकें। हमजा, मैंने एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखी, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ, बल्कि नाज़रीन से भी शेयर करती हूँ। एक बच्ची को एक आदमी पकड़ कर ले जा रहा होता है और बच्ची बड़ी खामोशी से जा रही होती है, ठीक है। एक मॉल के अंदर से वो गुजर रहे होते हैं और बच्ची बड़ी मतलब अच्छे, वो खामोशी से, उसके जेस्चर ऐसे थे, बिल्कुल खामोश बच्ची, जैसे मुतमईन तरीके से जा रही है, बिल्कुल जैसे जानती है वो जा रही थी। उसने, उसके पास से एक लेडी गुजरती है, उसको क्रॉस करती है, जिसने एक छोटा सा बच्चा उठाया हुआ होता है और उसके हाथ में फीडर बॉटल होती है जो उसको फीड कराने के लिए होती है। वो क्या करती है, बच्ची हाथ से उसको मतलब हिट करके उसकी बॉटल जो है वो गिरा देती है। बच्ची जब बॉटल गिराती है तो वो खातून उठकर उसको बॉटल को झुककर उठाती है और फिर उस बच्ची को गुस्से से उस बच्ची की तरफ देखती है। अब बच्ची का हाथ उसकी बैक पर जाता है और वो बैक पे जाके कोई सिग्नल देती है, उसको हाथ से कोई सिग्नल देती है कि मुझे ज़बरदस्ती लेके जाया जा रहा है, खतरे का एक सिग्नल देती है, जो कि बच्ची को डेफिनेटली पता होगा कि यहाँ पेरेंट्स ने सिखाया होगा, किसी ने भी सिखाया होगा। और वो औरत क्या करती है, वो विद इन सेकेंड झपटती है, बच्ची को खींचती है, अपने बैक पे करती है और फिर उस लड़के को नंबर डायल करती है, जो भी वहाँ की जो सिक्योरिटी का नंबर होता है उसका डायल करके उसके सामने मोबाइल करती है कि मैं कॉल कर रही हूँ, पीछे हट जाना। उसको वार्न करती है। अब देखें बच्चे कितने ट्रेन है। इस एजुकेशन की पेरेंट्स को, हम सबको एक समाज के अंदर रहते हुए, एक मुआशरे के अंदर रहते हुए ज़रूरत है कि जब बच्चे को ये पता हो कि ये सिग्नल मैं देने लगा हूँ इस शख्स को कि खतरे का सिग्नल है, तो अगले शख्स को भी तो पता होगा ये खतरे का सिग्नल है। ये उस मुल्क की ट्रेनिंग है जो बच्चों और पेरेंट्स को दी गई है, तो हमें भी इसी तरीके से करना चाहिए ताकि बच्चे भी अवेयर हों और पेरेंट्स भी अवेयर हों, हम अपने बच्चों को महफूज रख सकें। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी, आगे चलेंगे। इशाल, एक बहुत अच्छा काम किया गया, मैं बहुत खुश हूँ और बहुत से लोग जो हैं इस इकदाम पर दाद दे रहे हैं पाकिस्तान रेलवे को। पाकिस्तान रेलवे ने फैज़ अहमद फैज़ साहब के नाम से नई मुसाफिर ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया है। लाहौर रेलवे स्टेशन पर फैज़ अहमद फैज़ ट्रेन का इफ्तिताह डीएस रेलवे नासिर खलीली ने किया। बिल्कुल ऐसा ही है। डीएस रेलवे का कहना था कि ट्रेन 7 इकोनॉमी क्लास कोचेज़ पर मुश्तमिल होगी और पाकिस्तान रेलवे के मुताबिक ये ट्रेन लाहौर और नारोवाल के दरमियान चलाई जाएगी, जो रोज़ाना शाम
7:15 बजे और लाहौर से चलकर रात 9 बजे तकरीबन 9:40 पर नारोवाल पहुंच जाया करेगी। अच्छा, नारोवाल से ये ट्रेन सुबह 5:30 बजे रवाना होगी और 7 तकरीबन 55 पर ये लाहौर पहुंचा करेगी। क्या ही अच्छी बात है, मतलब फैज़ अहमद फैज़ साहब के नाम से ट्रेन चलाना ये बहुत अच्छी बात है। हमें अपने हीरोज़ को, अच्छा अगर हम बात करें, अगर मतलब हम मुख्तलिफ शायर हज़रात हैं उनसे बात भी करें तो फैज़ अहमद फैज़ साहब को जो पाकिस्तान के अंदर मकाम हासिल है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान बनने के बाद सबसे बड़े शायर होने का उनको एजाज़ भी हासिल है। और फैज़ अहमद फैज़ साहब की गज़ल हो, फैज़ अहमद फैज़ साहब की नज़्म हो, बहुत सराहा जाता है। तो हुकूमती सतह पर, इदारों की सतह पर इस तरह का काम होना और मतलब उनके नाम के साथ ट्रेन को मंसूब मतलब कर बड़े बड़े लोग हैं, बाकी भी लोग हैं हमारे बड़े लोग जिनको पूरी दुनिया मानती है, तो हमें इसी तरीके से उनकी जो सर्विसेज हैं, उनकी जो खिदमात हैं, उनको एक्नॉलेज करना चाहिए ताकि कल को एक बच्चा जब उस ट्रेन पे सफ़र कर रहा हो तो वो पूछे कि ये फैज़ अहमद फैज़ कौन थे, तो फिर उसके वालिदैन उस बच्चे को बताएंगे जी कि फैज़ अहमद फैज़ साहब कौन थे, ये उनके अशार हैं, ये उनकी नज़में हैं। क्या ही बात है कि जब हम ऐसे बड़े लोगों के नामों पर किसी सड़क का नाम रख देते हैं, किसी ब्रिज का नाम रख देते हैं, हम इस पे सोचते ही नहीं है शायद कि हम कहते होंगे इससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन फ़र्क पड़ता है, यादों में रह जाती हैं। बच्चे पूछते हैं, बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि ये शख्स कौन था जिसके नाम पर ये सड़क रखी गई है। तो ज़ाती तौर पर मुझे ये लगता है कि सियासी नामों से बहुत बेहतर है कि इस तरह का काम करने वाले लोगों के नामों पर चीज़ों का इफ्तिताह किया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। अब कुछ मेरे ख्याल में क्रिकेट की दुनिया की भी बात करेंगे। क्रिकेट की बात करेंगे, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, कंफ्यूजन दूर होने का नाम ही नहीं ले रही है। हाँ बिल्कुल, और इस वक्त कंफ्यूजन जो है वो चल रही है कि PSL 6 के बकाया मैचेस जो हैं वो उनका क्या शेड्यूल होगा, किस वक्त वो होंगे, जिनके इनकाद में हर रोज़ एक नई मुश्किलात आड़े आ जाती हैं। और हम देख रहे हैं कि अबू धाबी इंतज़ामिया है भारतीय ब्रॉडकास्टर्स की जो 10 रोज़ा करंतना पर बज़िद है, और फिर PCB इंतज़ामिया की मुतालिका हुकाम से भारतीय ब्रॉडकास्टर्स के 7 रोज़ा करंतना की दरख्वास्त भी की गई है। अब जो ये ठनी हुई है, अबू धाबी हुकाम ने 7 रोज़ा करंतना की इजाज़त जो है वो दी, तो इवेंट 7 जून से शुरू हो सकेगा, अदरवाइज देखते हैं। हमने आगे भी बात की हुई है कि जी कि हम थोड़ा सा लेट आएंगे, हमारे साथ अगले बोर्ड ने भी कह दिया ठीक है आप 2 दिन लेट आ जाएं, कोई जो है मामला इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन साथ एक और भी जो है पिंडोरा बॉक्स खुल गया है। साबिक कप्तान पाकिस्तान टीम के सीनियर तरीन खिलाड़ी शुएब मलिक साहब ने शिकवा किया है कि अभी कुछ समझ नहीं आ सका कि मैं टीम से बाहर क्यों हुआ था। मेरा ख्याल है कि उम्र जितनी मर्जी हो, खिलाड़ी मतलूबा मेयार पर पूरा उतरता है, उसकी फिटनेस ठीक है, उसकी फॉर्म ठीक है, तो फिर उसको खिलाना चाहिए टीम। और बतौर सीनियर क्रिकेटर भी उनको जगह दी जानी चाहिए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मुझे क्यों निकाला गया है। एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि सीनियर्स नए प्लेयर्स के साथ बात करते हैं और प्रैक्टिस में मदद देते हैं, तो इसलिए उनको टीम का हिस्सा होना चाहिए। नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। नसीम राजपूत साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। पहले हम PSL की बात थोड़ी सी कर लेते हैं कि PSL के हवाले से तो हमें ये बताइएगा कि ये कुछ मामला तय होता हुआ हमें नज़र आ रहा है या फिर ये कन्फ्यूजन मजीद बरकरार रह सकती है, PSL का इनेकाद भी खतरे में पड़ सकता है कि अगर ब्रॉडकास्टर्स को इजाज़त नहीं मिलती। वालेकुम सलाम हमजा एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम बुनेर। जबरदस्त किस्म का यहाँ पे मौसम हो रहे हैं, चश्मे वगैरह यहाँ पे दिखाई दे रहे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का मौसम अगर जो अबू धाबी में है वो इतना ज्यादा साजगार दिखाई नहीं दे रहा। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। अभी तक जितनी कंफ्यूजन दिखाई दे रही है, जितनी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कई हवालों से, अगर हम देखते हैं तो जिस तरीके से लेट पहुंचा, जितना भी क्यू था, आप इवन हमारे प्लेयर्स को पहुंचने में खासी ताखीर हुई थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेज करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे, बहुत एफर्ट कर रहे थे, लेकिन ऐसा लगा कि इन्होंने बहुत ताखीर से अपने काम को शुरू किया। देखे ना कि अगर चार्टर्ड फ्लाइट जा रहे हैं उसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स भी मिस हो रहे हो, तो इसका मकसद है कि आप अपने काम से थोड़ा सा लेट हो गए। अब बहुत ही मुश्किल सूरत हाल में इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, देखें हमारा टूर हम ऑलरेडी 2 दिन आगे बढ़ा चुके हैं। हमें 23 तारीख को इंग्लैंड के टूर पे रवाना होना था, अब हम 25 तारीख को जाएंगे, 24 को हमारा फाइनल होगा। इससे पहले फाइनल हमने 30 को खेलना था। हम दिन आगे बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन अब इंग्लैंड के पास भी आगे गुंजाइश नहीं है। इसके भी कई सारे रीजन है। उनका अपना डोमेस्टिक इवेंट शुरू होना है, उनकी अपनी सीरीज टीमों के खिलाफ है, तो पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त मुश्किल से दो चार है। तो फिर राजपूत साहब क्या समझ रहे हैं, क्या 7 जून तक PCB मैच करवाने में, मतलब ये आगाज करवाने में कामयाब हो पाएगा? ये बड़ा अपहिल टास्क है, इसलिए भी अपहिल टास्क दिखाई देता है क्योंकि उस वक्त तक क्वारंटाइन मुकम्मल होगा नहीं होगा, कैमरा संभालने वाले खड़े होंगे या प्रोड्यूसर बैठे होंगे तो ही काम शुरू होगा ना। लेकिन बहुत सारी शराइत है, हमें आज बहुत सारी चीजों का ख्याल करना होगा। हमारी प्रिपरेशन, हमारी तैयारी उस सतह की क्यों नहीं है। हमारा इतना बड़ा क्रिकेट बोर्ड है जो
करोड़ों रुपया, अरबों रुपया खर्च कर रहा होता है, एक डोमेस्टिक सीजन पे अरबों रुपया खर्च करता है, अपना सामान, अपना पूरा एक क्रू तैयार करे, पूरा आपका डोमेस्टिक सीजन होता है जो आप दिखाते हैं। आज आप परेशान बैठे हुए, कोई इंडिया से आ जाए, कोई साउथ अफ्रीका से आ जाए, एक्सपर्टीज आपके पास मौजूद नहीं है। माजी में आपने जब इंटरनेशनल क्रू को बुलाया था तो आप बात ये कर रहे थे कि हम अपने लोगों को सिखाएंगे, अपने लोगों को ट्रेन करेंगे। हमने किसको ट्रेन किया, हमने किसको तैयार किया? आज फिर हम मोहताज हैं और हम जिस जगह पे बैठे हुए वहाँ पे हम इमारात की हुकूमत के मोहताज हैं। ठीक है नसीम राजपूत साहब, जरा शुएब मलिक की बात को भी कर लेते हैं कि क्या वो ये वापसी के लिए कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के बयानात दिए जाएं, थोड़ा सा प्रेशर आ जाए? आमिर का प्रेशर भी बोर्ड ने बर्दाश्त कर लिया था, इस प्रेशर का क्या कोई फायदा होगा? बात तो वो दुरुस्त नहीं कर रहे कि आपको फिटनेस देखनी चाहिए T20 के लिए। अगर वो फिट आपको लगता है, मिडिल ऑर्डर आपका स्ट्रगल कर रहा है, तो मलिक की जगह बनती है क्या? उनको ऐसे बयान देने चाहिए? देखिए मलिक की जगह क्यों नहीं बनती है? आप अपना मिडिल ऑर्डर उठा के तो देखें हमजा, क्या हमारी परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है। आप आसिफ को देख लें, आप इफ्तिखार को देख लें, जिनको आपने मौका दिया, आप दानिश अजीज को देख लें, उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके, या मिडिल ऑर्डर जिस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए था। और फिर आपने वर्ल्ड T20 खेलना है, आपके सामने इतना बड़ा टूर्नामेंट दिखाई दे रहे हैं, आप अपने एक्सपीरियंस की जानिब जाना पड़ेगा आपको। बाकी शुएब मलिक देखे ना, आप वसीम अकरम कह रहे हैं, वसीम अकरम से जब ये सवाल किया था, कह रहे मुझे नहीं अंदाजा है कि मोहम्मद आमिर को क्यों बाहर किया है, मोहम्मद आमिर को क्यों निकाला है, मैं तो आज तक खुद ये वाली बात नहीं समझ सका हूँ। तो वो खुद ये कहने में दिखाई दे रहे हैं वसीम अकरम के आमिर क्यों बाहर हुए थे, शुएब मलिक क्यों बाहर हुए थे। देखिए अपनी पसंद ना पसंद और अपना चौधरीइज्म जो आपको चाहिए अपने ड्रेसिंग रूम के अंदर के सारे बच्चे बैठे हुए हो, पिन ड्रॉप साइलेंस, सारे चुप होके बैठ जाए, खड़े हो जाओ, खड़े बैठ जाओ, बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, यहाँ पे अगर किसी का एटीट्यूड है, वो परफॉर्मर है, तो एक तो एटीट्यूड पे एक तो कंट्रोल में रखते हुए एटीट्यूड दिखाए। और हमने सारे स्टार्स के एटीट्यूड देखे, कोई नए नहीं है ये। लेकिन आप सब बच्चा बना के ट्वीट करोगे, पिन ड्रॉप साइलेंस, देखो आवाज नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल नापसंद नहीं। आपने पाकिस्तान की क्रिकेट को देखना है। नसीम राजपूत साहब बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर, उम्मीद करते हैं कि जो टीम फाइनल जाएगी वो अच्छी टीम जाएगी। अच्छा इशाल, हम आगे बढ़ते हैं, PSL के स्केड्यूल का तो हम इंतजार करते ही रहेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत साइकिल की अहमियत का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है, हम उस पर भी बात करते हैं। साइकिल जो है वो आपको देखें तो माहौल दोस्त ज़राए मवासलात है और इस शऊर को हमें उजागर करना भी चाहिए। साइकिल को दोबारा सड़कों पर लाने के लिए डेनमार्क की मिसाल दी जाती है, जहाँ पर 50% बाशिंदे जो हैं वो साइकिल पर जाते हैं। हमजा, आप और मैं भी अपनी अपनी साइकिल खरीदते हैं और हम लोग भी जो है वो साइकिल पे आना जाना शुरू करते हैं। बहुत ही ज्यादा ज़रूरी है। एक्सरसाइज है, माहौल भी साफ रहेगा, कोई आलूदगी नहीं है उसकी वजह से। तो फिर आप ऐसा करें कि अपनी अपनी साइकिलें बाहर निकालें और आज के आलमी दिन में आप भी शामिल। ऐसा ही है, और हमें वैसे भी ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि साइकिल पे आप सफ़र कर सकते हो, उनके लिए ट्रैक अलहदा होना चाहिए ताकि आसानी से वो अपनी स्पीड के तहत, जो कि इस वक्त मौजूद नहीं है हमारे इस वक्त मौजूद नहीं है। कुछ जगहों पर बनाया जा रहा है, कुछ पार्क्स में बना दिया जाता है, लेकिन फिर उसके ऊपर लोगों को समझ नहीं आती, लोग उसके ऊपर वॉक करना शुरू कर देते हैं, मजीद कुछ मसाइल आते हैं। ये हमें देखना होगा। आप देखें, अगर मेट्रोज बनाई जा रही हैं, शाल मेट्रोज बनाई जा रही हैं, उसके ऊपर आप बहस कर सकते हैं ज़रूरत थी या नहीं थी, लेकिन मेट्रोस का कल्चर होता क्या, लोग वहाँ पर अपनी बाइसिकल पे आते हैं, स्टैंड में खड़ी करते हैं, मेट्रो पे सफ़र करते हैं, आगे जाते हैं, फिर वापस आते हैं। ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं चल रही होती हैं, ज़्यादा बाइक्स नहीं चल रही होती हैं, तो फिर पोल्यूशन भी नहीं होती, क्लाइमेट भी बेहतर। वैसे हमारा मशवरा यही है कि आप दफ्तर जाना है, स्कूल कॉलेजेस जाना है, तो आप साइकिल का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, माहौल दोस्त है। और हमें दीजिए इजाज़त, बहुत ख्याल रखिए, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।